कार्तिक, मूल्य क्या है? कार्तिक ने पूछा। सामने बैठे मुख्य सेवक की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि सेवक बनने के कई फायदे हैं, पर वह अभी भी सब स्पष्ट कर लेना चाहता था। बहुत सरल है। मुख्य सेवक हंसे, आपको इस सेवक के पद को पाने के लिए 1500 कार्य अंक देने होंगे। 1500 कार्य अंक। कार्तिक ने चुपके से सिर हिलाया। इसीलिए उस कर्मचारी ने उसे अभी रोका था। राक्षस निवारण धाम में आपको कोई भी लाभ चाहिए तो उसकी शर्त कार्य अंक ही होते हैं। ईमानदारी से बताए, सेवक बनने के बाद मुझे क्या मिल सकता है? कार्तिक ने सीधे पूछ लिया। 1500 कार्य अंक कोई छोटी संख्या नहीं थी। उसने 3 महीने कड़ी मेहनत की, अनगिनत डाकुओं का सफाया किया और 50 चौथे स्तर के कार्य पूरे किए, तब जाकर ये कार्य अंक मिले थे। अगर कोई अन्य साधारण तीसरे स्तर का राक्षस शिकारी होता तो शायद कुछ सालों में भी 1500 कार्य अंक नहीं बचा पाता। भले ही अभी उसे कुछ बदलने की आवश्यकता न हो, पर इतने सारे कार्य अंक व्यर्थ नहीं गंवा सकता था। मुख्य सेवक ने हाथ हिलाया और मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। मैंने तुम्हें अभी बताया था, सेवक बनने के बाद गौरव, अधिकार और उच्च पद तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। कार्तिक, हालांकि तुमने मुखौटा पहन रखा है, पर अगर मेरी अनुभूति गलत नहीं है तो तुम्हारी उम्र इस साल केवल 16 वर्ष है। एक बार जब तुम सेवक बन जाओगे तो तुम उत्तर पर्वत काउंटी के राक्षस निवारण धाम के इतिहास में सबसे कम उम्र के सेवक होगे। यह अभूतपूर्व है और इसे राक्षस निवारण धाम के इतिहास में भी दर्ज किया जा सकता है। तुम बताओ, ये कितना बड़ा गौरव है? राक्षस निवारण धाम में सेवक बनने का केवल एक ही तरीका है, अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हुए एक एक करके कार्य पूरे करना और फिर 1500 कार्य अंक बचाकर पद प्राप्त करना। उत्तर पर्वत काउंटी के इतिहास में राक्षस निवारण धाम का पहला सेवक बनने वाला उस समय का एक अद्भुत प्रतिभाशाली योद्धा था। वह 18 वर्ष की आयु में राक्षस निवारण धाम का सेवक बना, 22 वर्ष की आयु में मुख्य सेवक बना। 30 वर्ष की आयु में वह उत्तर पर्वत काउंटी का उपाधिकारी बन गया था। निश्चित रूप से केवल राक्षस निवारण धाम का सेवक बनने की बात करें तो कार्तिक अब उससे भी जल्दी यह पद पा रहा था। हालांकि कार्तिक ने फीकी मुस्कान दी। उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि बगल वाली महिला पहले ही चुपके से हंस दी। मुख्य सेवक, कार्तिक अभी मरा नहीं है, वह इतिहास के पन्नों में क्या करेगा? कार्तिक ने भी मुंह बनाया। वह नाम शोहरत उसके किसी काम की नहीं थी। मुख्य सेवक ने उस महिला को घूर कर डांटा, तुम क्या जानती हो, राक्षस निवारण धाम पूरे महाद्वीप में सबसे पुरानी शक्ति है और इसका राक्षस निवारण धाम के इतिहास में दर्ज होना, यह ऐसा गौरव है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इसके बाद मुख्य सेवक ने फिर कार्तिक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक, सही कहा ना? कार्तिक चुप रहा। ये देखकर मुख्य सेवक ने आगे कहा, कार्तिक, मैं सच में चाहता हूं कि तुम राक्षस निवारण धाम में शामिल हो जाओ। सेवक एक साधारण राक्षस शिकारी से अलग होता है। साधारण राक्षस शिकारी का हमारे राक्षस निवारण धाम से केवल कार्य का संबंध होता है और उनके व्यवहार का हमसे लगभग कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सेवक अपना व्यक्ति होता है। वह सचमुच राक्षस निवारण धाम की शक्ति में शामिल हो जाता है और उसका पद एक साधारण राक्षस शिकारी से कहीं अधिक होता है। अगर तुम बाहर हो तो जैसे ही तुम सेवक टोकन दिखाओगे, किसी भी राक्षस शिकारी को तुम्हें सलाम करना होगा और वह तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता। तुम बताओ, क्या यह उच्च पद नहीं है? मुख्य सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा कल्पना करो, अगर तुम बाहर चल रहे हो तो सभी राक्षस शिकारी तुम्हारा सम्मान करें और तुम्हें आदर दें, कितना मान होगा? तुम जैसे युवाओं के लिए मान सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण है। कार्तिक के माथे पर हल्की शिकन आ गई। उसकी आंखों में सामने बैठा वह पहुंच से परे दिखने वाला सेवक अब एक धूर्त व्यक्ति लग रहा था जो लगातार हंस रहा था। तथाकथित गौरव और पद वास्तव में ऐसे थे और उसे लगा कि उसे फंसाया जा रहा है। सामने बैठा ये बूढ़ा व्यक्ति शायद मजा ले रहा था। मुख्य सेवक, अगर कुछ और नहीं है तो मैं जाना चाहता हूं। कार्तिक ने सिर हिलाया और मुड़ने लगा। जरा रुको। मुख्य सेवक ने जल्दबाजी में कार्तिक को रोका। चिंता मत करो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुख्य सेवक हंसे। कार्तिक फिर से फीकी मुस्कान दिया। मुख्य सेवक, कृपया बोलिए। मुख्य सेवक ने आगे कहा, तुम गौरव और पद की परवाह नहीं करते, पर संसाधन, तुम्हें हमेशा उनकी जरूरत होगी। कार्तिक का चेहरा उदासीन था। उसे लगा कि सामने बैठा ये बूढ़ा आदमी कुछ बेकार की बकवास कहेगा। मुख्य सेवक ने अचानक अपनी पिछली मुस्कान को दूर किया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने अभी कहा था कि सेवक बनने का मतलब है सचमुच राक्षस निवारण धाम की शक्ति में शामिल होना। इसके साथ तुम राक्षस निवारण धाम के विभिन्न संसाधनों को उधार ले सकते हो। संसाधन? कार्तिक को थोड़ी दिलचस्पी हुई। हाँ, मुख्य सेवक ने गंभीरता से कहा, उदाहरण के लिए कानून प्रवर्तन दल। तुम कार्य अंक देकर उन्हें अपने लिए कुछ भी करने के लिए कह सकते हो। राक्षस निवारण धाम की सीधी योद्धा शक्ति के रूप में कानून प्रवर्तन दल के पास उत्कृष्ट खेती होती है और सबसे कमजोर भी अर्ध प्रवेश स्तर के होते हैं। यदि यह कप्तान स्तर का हो तो कम से कम प्रवेश के 9वें स्तर पर या यहां तक कि अर्ध भेदन स्तर पर भी होता है।
उदाहरण के लिए, तुम सीधे एक कार्य जारी कर सकते हो। यदि तुम बाहर चल रहे हो और तुम्हें मदद की जरूरत है, तो तुम राक्षस निवारण धाम से गुजरे बिना मौके पर ही सीधे एक कार्य भेज सकते हो और आसपास के राक्षस शिकारी तुम्हारी सेवा करेंगे। राक्षस शिकारी पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं और श्वेतनगर की शाखा से जुड़े 1 दर्जन शहरों में दसियों हजार से कम राक्षस शिकारी नहीं हैं। तुम कहीं भी हो, तुम्हें आसपास कई राक्षस शिकारी मिल सकेंगे। इसके अलावा, यदि तुम्हें बहुत उच्च स्तर की वस्तुओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो तुम्हें अनुमति की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, भूस्तरीय मार्शल आर्ट या 5वें या उससे अधिक स्तर के स्वर्ग, सामग्री और पृथ्वी के खजाने। यदि तुम एक सेवक बन जाते हो, तो तुम्हें ये अधिकार मिल जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? मुख्य सेवक अचानक खड़ा हुआ, कार्तिक के कंधे पर थपथपाया और दयालुता से मुस्कुराया। कार्तिक ने कड़वाहट से मुस्कुराया। लंबे समय में, उसे निश्चित रूप से भविष्य में और अधिक उन्नत वस्तुओं का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होगी और जल्द या बाद में उसे सेवक बनना ही पड़ेगा। चूंकि मैं सेवक का ऋण मानता हूं, मैं सेवक के पद का आदान प्रदान करता हूं। कार्तिक ने सिर हिलाया। ठीक है, खुशी हुई। मुख्य सेवक हंसे और बगल वाली महिला से कहा, मृणाली, जाओ और प्रक्रियाएं पूरी करो। महिला उठ खड़ी हुई, कार्तिक का राक्षस शिकारी टोकन मांगा और जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने अचानक पूछा, मुख्य सेवक, क्या आपको अब 500 इनाम अंक याद हैं? 500 अंक? कार्तिक चौंक गया। महिला ने कहा, क्या श्रीमान कार्तिक को नहीं पता? राक्षस निवारण धाम में एक नया सेवक जोड़ने पर 500 कार्य अंक मिलते हैं। कार्तिक के माथे पर अचानक शिकन आ गई और उसने मुख्य सेवक की ओर देखा। 500 कार्य अंक, कितने चौथे स्तर के कार्य किए जा सकते हैं? यह मुख्य सेवक बहुत अच्छा है और वह केवल कुछ शब्दों से आसानी से ये सब पा लेता है। इसीलिए उसने खुद को सेवक बनने के लिए धोखा देने की पूरी कोशिश की। हा, मुख्य सेवक हंसे, कार्तिक, जल्दी करो, तुम भविष्य में इन मूर्खों से मिलोगे, बस कुछ ही शब्द, ये कार्य अंक हमेशा कमाए जाएंगे। मूर्ख! कार्तिक का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और अब वह सबसे बड़ा मूर्ख था। इस समय, महिला पहले ही जा चुकी थी। मुख्य सेवक ने कार्तिक को एक पुस्तक फेंक दी और कहा, कार्तिक, दुखी मत हो, तुम इस वस्तु पुस्तिका को देखो, लेकिन तुम इसे केवल सेवक बनने के बाद ही प्राप्त कर सकते हो। कार्तिक ने पुस्तिका ली और लापरवाही से देखा, उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। ऊपर की चीजों को, किसी भी चीज की तरह, 10,000 कार्य अंक, या यहाँ तक कि 100,000 कार्य अंक से अधिक की आवश्यकता थी। चीजें खजाना थीं, लेकिन वह उन्हें कब प्राप्त कर सकता था? आखिरकार, उसने अब 1500 कार्य अंक खो दिए थे और उसे कुछ नहीं मिला था। मुख्य सेवक अभेद्य लग रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पुराना और धूर्त व्यक्ति उसके द्वारा फंसाया जाएगा। कार्य अंकों के संचय के कुछ महीनों के बाद, उसे एक ही बार में धोखा दिया गया था। कार्तिक ऊब चुका था, वस्तु पुस्तिका को देख रहा था, जैसे आंखें खोल रहा हो। अचानक, उसकी आंखें जम गईं। क्योंकि पुस्तिका में कुछ ऐसा था जिसे केवल 2000 कार्य अंकों में बदला जा सकता था, जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था। राक्षस निवारण आदेश। कार्तिक की आंखें चमक उठीं। राक्षस निवारण आदेश, इस आदेश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का परिवार या वंश, राक्षस निवारण धाम द्वारा सुरक्षित होता है। राक्षस निवारण आदेश। मुख्य सेवक ने हंसना बंद कर दिया और पूछा, क्या, कार्तिक, तुम्हारे पास सुरक्षा के लिए कोई परिवारजन है? राक्षस निवारण आदेश, इस आदेश को सुंदर नाम में लेने वाले व्यक्ति ने राक्षस निवारण धाम के लिए सेवा की और उसका परिवार राक्षस निवारण धाम द्वारा सुरक्षित था। वास्तव में, कई योद्धा अपने शत्रुओं से बचने और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में चिंता करने से बचने के लिए इस राक्षस निवारण आदेश को प्राप्त करेंगे। कार्तिक ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, ये राक्षस निवारण आदेश सचमुच उपयोगी है? निश्चित रूप से, मुख्य सेवक ने उत्तर दिया, जो कोई भी आश्रय प्राप्त व्यक्ति या परिवार पर हमला करने की हिम्मत करता है, वह राक्षस निवारण धाम को चुनौती देने के बराबर है। क्या होगा अगर यह छाया बुर्ज जैसी कोई बड़ी शक्ति हो? कार्तिक ने पूछा, उनकी शक्ति के साथ, उस परिवार का सफाया एक झटके में हो जाएगा। सेवक मुस्कुराए, कार्तिक और मध्य निर्भय के बीच की लड़ाई को याद करते हुए, और कहा, ओह, तो तुम चिंतित हो कि छाया बुर्ज तुम्हारे परिवार पर प्रतिशोध लेगा? चिंता मत करो, वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि आश्रय प्राप्त परिवार नष्ट हो जाता है, तो उत्तर पर्वत काउंटी के 9 मुख्य सेवक, 10 मंदिर कानून प्रवर्तन दल और लाखों राक्षस शिकारी इस शक्ति को एक दिन में जमीन पर गिरा देंगे, और छाया बुर्ज कोई अपवाद नहीं है। कार्तिक की आंखें अचानक चमक उठीं। लेकिन इस समय, मुख्य सेवक ने कहा, हालांकि, राक्षस निवारण आदेश में 2 कमियां हैं। पहला, ये केवल 1 वर्ष के लिए काम करता है। दूसरा, यदि इस आदेश को प्राप्त करने वाला राक्षस शिकारी मर जाता है, तो इसका प्रभाव स्वचालित रूप से गायब हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि तुम इस आदेश को प्राप्त करते हो और तुम्हें मार दिया जाता है, तो राक्षस निवारण आदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा।
तुम्हें याद दिला दूं, राक्षस निवारण धाम केवल तुम्हारे परिवार की रक्षा करता है और तुम्हारी रक्षा करने का उसका कोई दायित्व नहीं है। मुख्य सेवक ने आगे कहा, इसलिए ये राक्षस निवारण आदेश शक्तिशाली दिखता है, लेकिन यह वास्तव में बेकार है। आखिरकार, अगर तुम्हारे पास सचमुच अपने परिवार की रक्षा करने की क्षमता है, तो तुम्हें इस आदेश को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, तब भी अगर तुम इसका आदान प्रदान करते हो और शत्रु द्वारा ढूंढकर मार दिए जाते हो, तो राक्षस निवारण आदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा और शत्रु अभी भी तुम्हारे परिवार से निपट सकता है। कार्तिक ने सिर हिलाया, अर्थ को समझते हुए। भले ही राक्षस निवारण आदेश का एक मजबूत प्रभाव है, लेकिन इसकी कमियां भी बहुत बड़ी हैं। कोई भी शक्ति राक्षस निवारण धाम के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन वे राक्षस निवारण धाम में आकर यह पता लगा सकते हैं कि राक्षस निवारण आदेश का आदान प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन है और फिर उस व्यक्ति को मार सकते हैं, जिससे राक्षस निवारण आदेश सीधे अमान्य हो जाता है। भले ही यह व्यक्ति छिप जाए, ये शक्ति पूरे 1 साल तक इंतजार भी कर सकती है, इस व्यक्ति के खुद से परिवार में लौटने का इंतजार कर सकती है। 1 साल बाद आदान प्रदान करने वाले को राक्षस निवारण धाम में लौटना होगा और एक नया राक्षस निवारण आदेश प्राप्त करने के लिए और 2000 कार्य अंक का भुगतान करना होगा और फिर व्यक्तिगत रूप से नया राक्षस निवारण आदेश परिवार को सौंपना होगा। इन्हीं 2 कमियों के कारण राक्षस निवारण आदेश का प्रभाव केवल 2000 कार्य अंकों के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इस समय सेवक ने कार्तिक की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कार्य अंक हैं? बस पूछो। मैं कार्तिक चौंक गया और उसने पाया कि वह वास्तव में इस धूर्त व्यक्ति को मारना चाहता था। क्या मैं इसे सीधे चांदी से खरीद सकता हूँ? कार्तिक ने विनती की। नहीं। सेवक ने दृढ़ता से हाथ हिलाया और कहा, राक्षस निवारण धाम के अपने नियम हैं और धाम में केवल कार्य अंक का ही आदान प्रदान किया जा सकता है। हम राक्षस शिकारी एक गौरवपूर्ण पेशा है और कार्य अंक तुम्हारे रक्त और गौरव के पीछे के पुरस्कारों के बराबर हैं, तुम उन्हें पैसे से कैसे माप सकते हो? मुख्य सेवक अचानक धार्मिक बन गया, जिससे कार्तिक चकित रह गया। अगले ही सेकंड में मुख्य सेवक ने अचानक कहा, क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई व्यक्ति या परिवार है जिसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है? कार्तिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक रास्ता सिखाऊंगा, सेवक ने कहा। क्या रास्ता? कार्तिक ने पूछा। मुख्य सेवक हंसे, धाम में पैसे के बदले किसी भी चीज का आदान प्रदान करना असंभव है, केवल कार्य अंक का। तुम एक ऐसे राक्षस शिकारी को ढूंढ सकते हो जिसके पास तुम्हारे लिए आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त कार्य अंक हो, बशर्ते वह चाहे। हाँ। कार्तिक ने अपने हाथों पर ताली मारी। वास्तव में कई राक्षस शिकारी राक्षस धाम में कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह बाहर की फर्मों में खरीदा जा सकता है, जब तक कि वह विशेष रूप से दुर्लभ वस्तु न हो। लेकिन विशेष रूप से दुर्लभ वस्तु का उपयोग साधारण राक्षस शिकारी नहीं कर सकते हैं। यदि किसी निश्चित परिवार या व्यक्ति को कुछ दुर्लभ चीजों की तत्काल आवश्यकता होती है और बाहर की फर्म ने उन्हें अस्थायी रूप से नहीं बेचा है, तो वे राक्षस शिकारी से कई गुना कीमत पर आदान प्रदान करने में मदद करने के लिए कहेंगे। जैसे पोषण फल, इसे आमतौर पर बाहर की फर्मों में ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत अधिकतम 1000 चांदी है, जबकि कार्य बिंदु 100 अंक है। 1000 चांदी कमाना आसान है और 100 कार्य अंक कमाना मुश्किल है। यदि किसी निश्चित रसायन शास्त्री को इसकी तत्काल आवश्यकता होती है, तो वह एक राक्षस शिकारी से आदान प्रदान करने में मदद करने के लिए कहेगा, लेकिन कीमत कम से कम 3000 चांदी होगी। रसायन शास्त्री के लिए 3000 चांदी एक मामूली बात है। राक्षस शिकारी के लिए 100 कार्य अंक किसी भी अच्छी चीज के लिए नहीं बदले जा सकते हैं। 3000 चांदी, लेकिन ये बेहतर हथियार खरीदने या कुछ जीवन रक्षक दवा खरीदने के लिए पर्याप्त है। ये कुछ ऐसा है जिसका दोनों पक्ष लाभ उठाते हैं और कई राक्षस शिकारी ऐसा करने को तैयार हैं। इस समय कार्तिक ने माथे पर शिकन डाली। 2000 कार्य अंक के साथ कोई साधारण तीसरे स्तर का राक्षस शिकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन चौथे स्तर का राक्षस शिकारी कहाँ मिलेगा, ये पता नहीं है। बगल में सेवक हंसे, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इतने सारे कार्य अंक वाला राक्षस शिकारी कहाँ मिलेगा जो तुम्हारी मदद कर सके? बुरा नहीं, कार्तिक ने सिर हिलाया। सरल। मुख्य सेवक मुस्कुराए, क्या तुम्हारे सामने कोई नहीं है? तुम? कार्तिक चौंक गया और भ्रमित होकर पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था? खैर, सेवक ने एक दयालु रूप से कहा, कार्तिक, हालांकि बुरा आदमी उन पीली और सफेद चीजों को बहुत नापसंद करता है। हालांकि ये देखकर कि तुम अपने परिवार की चिंता के बारे में चिंतित लगते हो, बुरा आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक अपवाद बनाया। तुम्हारी मदद करो। ओह, कार्तिक को नहीं लगा कि यह बुरा धूर्त इतना दयालु होगा। वास्तव में, मुख्य सेवक मुस्कुराए, कार्तिक, 2000 कार्य अंक बहुत अधिक हैं और बुरा आदमी बहुत परेशान है। कीमत स्वाभाविक रूप से अधिक महंगी है। तो 1 लाख चांदी, बुरा आदमी तुम्हारे लिए इसका आदान प्रदान करेगा। 1 लाख चांदी। कार्तिक चौंक गया, उसका शांत चेहरा शिकन से भरा हुआ था।
ये बुरा आदमी वास्तव में एक धूर्त है। उसने अभी खुद को 1500 कार्य अंक के लिए फंसाया और अब शेर फिर से अपना मुंह खोल रहा है। हाँ, मैं इसे बदल दूंगा। कार्तिक ने दांत पीसे और उसे एक सम्मान के रूप में माना। कार्तिक, बहुत शर्मिंदा मत दिखा। तुम इसे बदलना नहीं चाहते हो। बूढ़े आदमी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। मुख्य सेवक ने धूर्तता से मुस्कुराया। नहीं, 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 कार्तिक ने गुस्सा रोकते हुए कहा, मुख्य सेवक, तुम इतने दयालु हो, कार्तिक को कैसे शर्मिंदा महसूस हो सकता है? ये सही है। सेवक ने कार्तिक के कंधे पर थपथपाया। इस समय महिला लौट आई थी, टोकन कार्तिक को वापस कर दिया और मुस्कुराई, श्रीमान कार्तिक, ये तुम्हारा टोकन है और प्रक्रियाएं तुम्हारे लिए पूरी हो गई हैं। आज से शुरू तुम राक्षस निवारण धाम के सेवक होगे। कार्तिक ने दांत पीसे, टोकन वापस ले लिया और फिर 1 लाख चांदी निकाली और मुख्य सेवक को दी। मुख्य सेवक ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कान के साथ बैंक नोट स्वीकार किया और कहा, लड़के, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें अभी राक्षस निवारण आदेश दूंगा। जैसे ही वह चला गया, वह इतराया और खुद से कहा, अत्सक अत्सक, आज मैंने 500 कार्य अंक और 1 लाख चांदी कमाए, जो बहुत पैसा है। इस दुनिया में इतने सारे मूर्ख हैं। कार्तिक गुस्से से कांप रहा था। अगर उसकी शक्ति नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से ऊपर जाकर इस धूर्त व्यक्ति को मार देता। बगल वाली महिला हंस पड़ी। श्रीमान कार्तिक, बुरा मत मानना, मुख्य सेवक अक्सर दूसरों को ऐसे ही छेड़ते हैं और जब वह बुरा हो जाता है तो वह गंभीर नहीं होता है। एक लंबे समय के बाद मुख्य सेवक वापस आए और 2 सुनहरे टोकन कार्तिक को दिए। राक्षस निवारण आदेश, 2 टोकन। मुख्य टोकन तुम्हारे पास रखा जाता है और उप टोकन तुम्हारे परिवार के महत्वपूर्ण लोगों को पहनने के लिए दिया जाता है। जो कोई भी उप टोकन पहनता है, यदि उस पर हमला किया जाता है तो वह स्वचालित रूप से खुद को प्रकट करेगा, शत्रु को चेतावनी देने के लिए और साथ ही मुख्य टोकन को महसूस करने के लिए। भले ही तुम हजारों मील दूर हो, फिर भी तुम मुख्य टोकन के माध्यम से उप टोकन की स्थिति को महसूस कर सकते हो। यदि उप टोकन पहनने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो ये स्वचालित रूप से टूट जाएगा और निकटतम राक्षस धाम तुरंत बचाव के लिए एक कानून प्रवर्तन दल भेजेगा। क्या तुम सब कुछ समझ गए हो? मुख्य सेवक ने पूछा। कार्तिक ने सिर हिलाया। इसके अलावा, इसे स्पष्ट रूप से याद रखना, अगर कोई तुम्हारे परिवार से निपटता है तो उपटोकन के प्रकट होने के बाद अन्य लोग उपटोकन की सांस का उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि राक्षस निवारण धाम में किसका उपटोकन है। उस समय तुम पर शिकार करने के लिए दुनिया भर के तुम्हारे शत्रुओं का इंतजार होगा। एक बार जब तुम मर जाते हो, तो राक्षस निवारण आदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। सेवक की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कार्तिक ने हाथ जोड़े और कहा, कार्तिक जाता है। मुख्य सेवक मुस्कुराए, धीरे जाओ, भेजना नहीं। कार्तिक मुड़ा और चला गया और उसके पीछे एक वाक्य था, लड़के, अगली बार तुम्हें चीजों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता हो तो बुरे आदमी से मिलने आना, बुरा आदमी तुम्हारी निश्चित रूप से मदद करेगा। कार्तिक ठोकर खाकर लड़खड़ाया, लगभग स्थिर होने में असमर्थ था और फिर जाने की गति बढ़ा दी। वह डर रहा था कि अगर वह कुछ सेकंड बाद चला, तो वह इस धूर्त व्यक्ति द्वारा मार दिया जाएगा। कार्तिक के जाने के बाद कमरे में बूढ़े आदमी ने अपनी सभी मूर्खतापूर्ण मुस्कानें दबा दी और अर्थपूर्ण ढंग से अपनी ग्रे दाढ़ी को सहलाया। बगल वाली महिला धीरे से हंस पड़ी, हॉल मास्टर, श्रीमान कार्तिक तुमसे नाराज हैं। मास्टर, अगर कार्तिक यहाँ होता तो वह अत्यधिक आश्चर्यचकित होता, क्योंकि पूरे उत्तर पर्वत काउंटी में 10 महान राक्षस निवारण धामों में केवल एक हॉल मास्टर था। महिला ने आगे कहा, अगर मैंने अभी गलत नहीं पढ़ा, तो तुमने श्रीमान कार्तिक को जो दिया, वह एक पैलेस मास्टर स्तर का राक्षस निवारण आदेश था। इसे 200,000 कार्य अंक में आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है और वैधता 5 साल है। आदान प्रदान करने वाले की पहचान और जानकारी मंदिर में गोपनीय के रूप में वर्गीकृत है और तुम्हारे अलावा कोई भी पूछताछ नहीं कर सकता है। हे, मुख्य सेवक, नहीं, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और कहा, वह लड़का एक खुश आदमी है, लेकिन जब वह अपने परिवार और आश्रय की आवश्यकता वाले लोगों के बारे में बात करता है, तो वह दुखी और चिंतित दिखता है। बूढ़ा आदमी नहीं चाहता था कि वह नाखुश हो, इसलिए उसने उसकी मदद की। महिला ने सिर हिलाया और अपना काम जारी रखने के लिए वापस चली गई। इस समय बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी और खुद से कहा, कार्तिक, उस बूढ़े आदमी की खातिर आज बूढ़ा आदमी तुम्हारी मदद करेगा, मुझे निराश मत करना। आखिरकार बूढ़ा आदमी मुड़ा और बगल वाली महिला से कहा, ये सही है मृणाली, मैं काउंटी की राजधानी वापस जाना चाहता हूँ। ये 2 लाख कार्य अंक अपने सेवक प्रमुख को याद दिलाना। महिला चौंक गई और जल्दी से कहा, हॉल मास्टर, यह अनुपालन में नहीं है। अगर मुख्य सेवक वापस आता है तो मुझे डांटेगा। उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी, बूढ़ा आदमी धुएं के एक कश में बदल गया था और जगह पर गायब हो गया था। राक्षस निवारण आदेश लेकर कार्तिक पूरी गति से सड़क पर जल्दी से चला गया। कार्तिक के घर वापस चला गया और उपटोकन महामुखिया को सौंप दिया। उपटोकन महामुखिया की सांस को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करेगा और फिर एक दूसरे से जुड़ जाएगा।
एक बार जब महामुखिया पर हमला किया जाता है या वह घायल हो जाता है तो उप टोकन स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करेगा, शत्रु को चेतावनी देने के लिए दिखाई देगा और साथ ही निकटतम राक्षस धाम में कानून प्रवर्तन दल को सूचित करेगा। उसने महामुखिया के साथ बातचीत से सीखा कि अब कार्तिक का परिवार अस्थायी रूप से ठीक है। कार्तिक ने यह खुलासा नहीं किया कि वह कार्तिक है, नहीं उसने पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ इसका जिक्र किया। एक तो जल्दी में छोड़ना था और दूसरा बुजुर्गों को चिंता न देना था। वास्तव में कार्तिक को उत्तर पर्वत मुरोंग के घर की चिंता थी, न कि छाया बुर्ज की। आखिरकार अगर वह और मध्य निर्भय लड़े, भले ही छाया बुर्ज को बदला लेना था, तो वह कार्तिक था। इसके विपरीत यह उत्तर पर्वत मुरोंग के परिवार जैसा एक विशाल है। हालांकि उनकी एक महान प्रतिष्ठा है, उनके पास हर चीज में दुर्घटनाएं होती हैं। कार्तिक दांव लगाने की हिम्मत नहीं करता था कि उत्तर पर्वत मुरोंग के परिवार के सामने कार्तिक का परिवार बहुत कमजोर था और एक लहर के साथ मिटा दिया जाएगा। अब राक्षस निवारण आदेश के अस्तित्व के साथ वह अस्थायी रूप से राहत महसूस कर सकता था। कम से कम 1 साल का सुरक्षित समय कार्तिक के परिवार को दिया जा सकता है। महामुखिया को उप टोकन पहनने का निर्देश देने के बाद कार्तिक ने कुछ बातचीत के बाद फिर से बैंगनी बादल नगर छोड़ दिया। कार्तिक के बैंगनी बादल नगर छोड़ने के लगभग तुरंत बाद भेदना नगर राक्षस निवारण धाम के कर्मचारियों ने धमकी महसूस की। बैंगनी बादल नगर भेदना नगर के 1 दर्जन के भीतर है। भेदना नगर में राक्षस निवारण धाम बैंगनी बादल नगर के सबसे करीबी राक्षस निवारण धाम है। मुख्य सेवक राक्षस निवारण धाम के अंदर सेवक के कमरे के अंदर एक कानून प्रवर्तन दल योद्धा चिंतित होकर दौड़कर आया। इतनी जल्दी में क्या बात है? बोलने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जो एक पहाड़ की तरह स्थिर बैठा था, दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था। अपने अधीनस्थों को जल्दी में दौड़ते हुए देखकर उसकी भान के बीच स्पष्ट रूप से असुविधा का संकेत था। वह भेदना नगर राक्षस निवारण धाम का मुख्य सेवक है, एक भेदना 6ठे स्तर का योद्धा। मुख्य सेवक पास में हॉल मास्टर स्तर के राक्षस निवारण आदेश की गंध है और उप टोकन ने पहले ही मालिक को पहचान लिया है। कानून प्रवर्तन दल योद्धा ने तुरंत रिपोर्ट किया। हॉल मास्टर स्तर के राक्षस निवारण आदेश। मुख्य सेवक ने हाथ में दस्तावेज रख दिए, माथे पर शिकन डालते हुए। उत्तर पर्वत काउंटी में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास हॉल मास्टर स्तर के राक्षस निवारण आदेश मांगने की क्षमता है। क्या यह आश्रय परिवार या व्यक्ति है? मुख्य सेवक ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे फिलहाल पता नहीं है, क्या मुझे इसकी जांच करने के लिए नीचे जाने की जरूरत है? कानून प्रवर्तन दल योद्धा ने सम्मानपूर्वक पूछा। कोई जरूरत नहीं है। मुख्य सेवक ने सिर हिलाया और कहा, राक्षस निवारण आदेश के इस स्तर के लिए केवल उप मंदिर मास्टर ही विस्तार से स्थिति की जांच कर सकते हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। उप टोकन सांस के दायरे में लंबे समय तक तैनात रहने के लिए 12 सदस्यीय कानून प्रवर्तन दल भेजें। आश्रय परिवार या व्यक्ति को परेशान न करें। अगर उप टोकन में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो तुरंत समर्थन के लिए जाओ। अगर उप टोकन की सांस तेज होती है तो तुरंत राक्षस धाम को एक संकेत वापस भेजें और मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को वहां ले जाऊंगा। जब कानून प्रवर्तन दल के योद्धाओं ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। मुख्य सेवक 12 लोगों के 2 कानून प्रवर्तन दल, या क्या यह एक स्थायी स्टेशन है? कानून प्रवर्तन दल को भी स्तरों में विभाजित किया गया है। एक 6 सदस्यीय टीम के सदस्यों के पास एक अर्ध प्रवेश खेती का आधार है और टीम के नेता प्रवेश की 9वीं परत की खेती करते हैं। 12 लोगों की टीम के सदस्य सभी प्रवेश की 5 परतों से ऊपर हैं। कप्तान अर्ध भेदन के माध्यम से टूटता है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन दल राक्षस निवारण धाम की सीधी शक्ति के रूप में स्पष्ट रूप से इतना खाली नहीं था। हर किसी के कंधों पर कार्य थे और वे बहुत व्यस्त थे। मेरे निर्देशों का पालन करो, सेवक ने घोषणा की। हाँ, कानून प्रवर्तन दल योद्धा ने उत्तर दिया और फिर व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ा। बैंगनी बादल नगर श्वेत नगर से लगभग 40 नगरों की दूरी पर है और यात्रा अत्यधिक लंबी है, 10,000 मील से अधिक दूर है। अगर यह गुफा में एक मार्शल कलाकार है तो हवा में उड़ान भरते हुए एक दिन में हजारों मील की यात्रा करना आसान है और आप कुछ दिनों में हजारों मील की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कार्तिक के पास केवल 3 सहज क्षमताएं हैं। सौभाग्य से सहज 9 परत राक्षस जानवर के तुलनीय एक शरीर के साथ, सच्ची ऊर्जा और एक तेंदुए के आकार के साथ। आध्यात्मिक उपकरण द्वारा प्रदान की गई निरंतर उत्तेजक ऊर्जा के साथ सड़क पर उसकी गति गुफा गहन क्षेत्र की उड़ान से केवल कुछ मिनट धीमी थी। वापस आने जाने में ठीक 12 दिन लगे। उसकी शारीरिक शक्ति के कारण उसने इन 12 दिनों तक लगभग बिना सोए पूरी गति से गाड़ी चलाई और वह थका नहीं। निश्चित रूप से जब वह श्वेत नगर लौटा तो वह थका हुआ था और उसका चेहरा हताश था। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाया, अभी भी 3 दिन बाकी हैं। अभी तलवार संप्रदाय की ओर दौड़ना ठीक है। इस क्षण कई राक्षस शिकारी अचानक उसके पास से गुजरे, उत्साहपूर्वक किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। अरे, क्या तुमने सुना? बैंग परिवार हाल ही में हर जगह रसायन शास्त्रियों को ढूंढ रहा है।
जरूर मुझे पता है कि मैं बर्फ आत्मा गोली को परिष्कृत करना चाहता हूं। हालांकि गोली के इस स्तर को एक चौथे रैंक रसायनशास्त्री द्वारा परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। अन्यथा बैंग परिवार राक्षस शिकारी को रसायनशास्त्री खोजने में मदद करने के लिए राक्षस शिकारी महल में इतना उच्च इनाम मिशन क्यों जारी करेगा। जाओ, चार मौसम नगर में मजे में शामिल होने के लिए जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये कई राक्षस शिकारी चले गए, लेकिन कार्तिक सोचते हुए स्थिर खड़ा रहा। चार मौसम नगर में बैंग परिवार एक फार्मासिस्ट की तलाश कर रहा है। कार्तिक ने खुद से बड़बड़ाया। आकाश विभाजन तलवार संप्रदाय उत्तर पर्वत काउंटी में मार्शल कलाओं की पवित्र भूमि है। उसके स्कूल के 300 मील के भीतर सभी शक्तियों को मना किया गया है। उत्तर पर्वत में मुरोंग के परिवार की शेंगबाओ फर्म सहित राक्षस शिकारी महल की शाखा कोठरी को शामिल करते हुए दिखाई देने की अनुमति नहीं है। और 300 मील दूर चार मौसम नगर है। ये कहा जा सकता है कि चार मौसम नगर आकाश विभाजन तलवार संप्रदाय के सबसे करीबी बड़ा नगर है। साल भर नगर में बड़ी संख्या में योद्धा एकत्रित होते हैं। सबसे पहले वे आकाश विभाजन तलवार संप्रदाय की प्रशंसा करते हैं। दूसरा, भले ही उनके पास आकाश विभाजन तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने का कोई अवसर न हो, अगर आप भाग्यशाली हैं कि आकाश विभाजन तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों या प्रतिभाशाली शिष्यों से मिलें, सलाह मांगें और अपने मार्शल कलाओं के ज्ञान को बढ़ाएं। ये भी उत्कृष्ट है। बड़ी संख्या में योद्धाओं ने चार मौसम नगर में कई शक्तियों और व्यवसायों को भी जन्म दिया। वसंत, गर्मी, शरद और सर्दियों की परवाह किए बिना नगर हमेशा योद्धाओं से खचाखच भरा रहता है और अत्यंत समृद्ध होता है, इसलिए इसे चार मौसम नगर कहा जाता है। इन कई शक्तियों में बैंग परिवार सबसे शक्तिशाली है। साथ ही बैंग परिवार का मुखिया चार मौसम नगर का प्रभु है। वैसे भी आकाश विभाजन तलवार संप्रदाय में जाना चार मौसम नगर से गुजरना है। वैसे मिशन का पालन करना ठीक है, कार्तिक ने खुद से सोचा और राक्षस शिकारी महल में चला गया। हालांकि जब उसने वास्तव में मिशन देखा तो वह चौंक गया। कार्य का सामान्य विवरण बर्फ आत्मा गोली को परिष्कृत करने के लिए एक चौथे रैंक या ऊपर रसायन शास्त्री को ढूंढना है। कार्य के लिए इनाम 500,000 चांदी जितना उच्च है, जिसे 100 कार्य अंकों के साथ एक 5 स्तरीय कार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्य की समय सीमा को फिर से देखें, 3 दिन। 3 दिन। बैंग परिवार इतने कम समय में बर्फ आत्मा गोली को परिष्कृत करने के लिए एक फार्मासिस्ट को ढूंढना चाहता है। ये बहुत उत्सुक लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें राक्षस शिकारी महल में मिशन भेजने के लिए एक उच्च कीमत चुकानी होगी। कार्तिक ने चुपके से सोचा, राक्षस शिकारी महल में कुछ इनाम खोजों को केवल एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। इसे स्वीकार करने के बाद कार्य बार से गायब हो जाएगा। विवादों को पैदा करने वाले इस कार्य को करने वाले कई राक्षस शिकारियों को रोकें। यह एक चोर की तरह है, कुछ को कोई भी उठा सकता है। अंत में जो कोई भी कार्य पहले पूरा करता है, कार्य अंक और इनाम उसे मिलेंगे। ठीक इस तरह बैंग परिवार के इस मिशन की तरह है। और सबसे उत्साही बात 5 लाख चांदी नहीं है, बल्कि बैंग परिवार ने वादा किया कि जो कोई भी बर्फ आत्मा गोली को परिष्कृत कर सकता है, वह इनाम के अलावा एक अनुरोध करेगा। जब तक ये बैंग परिवार की क्षमताओं के भीतर है, कोई भी अनुरोध ठीक है। कोई भी अनुरोध। कार्तिक की आंखें चमक उठीं। राक्षस शिकारी महल को छोड़कर कार्तिक ने चार मौसम नगर की ओर अपनी राह जारी रखी। अपनी गति के साथ, एक तेंदुए के आकार के साथ मेल खाते हुए 1 किलोमीटर की दूरी ये कुछ ही समय में पहुंच जाएगा। 100 मील की दूरी केवल लगभग आधे घंटे में है। चार मौसम नगर तक पहुंचने में ठीक आधा दिन लगा। खांसी। कार्तिक भारी सांस लेते हुए चार मौसम नगर के नीचे आया। दौड़ने के पिछले 12 दिनों में मैं बीच में एक ब्रेक लेता था और मैं हर कुछ दिनों में 1 या 2 घंटे का आराम करता था। लेकिन इसके बावजूद इसने अभी भी उसके शरीर पर एक निश्चित बोझ डाला। अगर अन्य योद्धा इस तरह से नहीं चल सकते थे, तो वे अधिकतम कुछ दिनों के लिए थक जाते थे। यही है, उसने असुर युद्ध शरीर के पहले स्तर को पूर्णता तक खेती की है, और उसका शरीर इसे झेलने के लिए बहुत मजबूत है। 10 सेकंड के बाद कार्तिक रुका और हाँफते हुए कहा, जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो उसे अंधेरे में सोना होगा। कार्तिक की यात्रा। विद्वानों से भरे इस नगर में, जहां साधारण जन कम ही थे, वहां का अधिपति था सिंह परिवार। उनका विशाल भवन आज योद्धाओं से भरा था। इन योद्धाओं की आभा देखकर ऐसा लगता था कि सबसे कमजोर भी शिष्य स्तर का है और साधक स्तर के योद्धा भी कम नहीं थे। कार्तिक भी सिंह परिवार के भवन में आया था और इस जमावड़े को देखकर थोड़ा हैरान था। उपस्थित सभी योद्धा आसपास के नगरों के जाने माने व्यक्ति थे, जिनमें दानव शिकारी, परिवार के योद्धा और प्रतिष्ठित वैद्य शामिल थे। सभी बातें कर रहे थे और उनके चेहरे पर उदासी थी। कार्तिक को भी कुछ कुछ समझ आ गया। सिंह परिवार की मुख्य चिंता उनकी इकलौती बेटी हेमा को बचाने के लिए हिम आत्मा औषधि स्नो सोल पिल की व्यवस्था करना था। हेमा, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी, उत्तरी प्रांत की एक प्रसिद्ध प्रतिभा थी और कम उम्र में ही उत्तरी प्रांत की सूची में 12वें स्थान पर थी।
उसने एक शक्तिशाली और दुर्लभ हिम तत्व की साधना विधि का अभ्यास किया था। यदि वह इसमें सफल हो जाती तो वह हिम आत्मा देह प्राप्त कर लेती जो अत्यंत शक्तिशाली होती। हालांकि हिम आत्मा देह के लिए कम से कम साधक स्तर से ऊपर का अक्सुलियान स्तर आवश्यक था, जिसके बाद ही साधना शुरू की जा सकती थी। लेकिन अपनी कम एक्सुलियान स्तर के बावजूद उसने अपनी प्रतिभा के बल पर बलपूर्वक अभ्यास किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे विपरीत प्रतिक्रिया बैकलैश झेलनी पड़ी और वह अचेत हो गई। उसे बचाने का एकमात्र उपाय अब हिमात्मा औषधि थी। हिमात्मा औषधि की हिम तत्व शक्ति की सहायता से वह विपरीत प्रतिक्रिया को बलपूर्वक संतुलित करके उसे जगा सकती थी। लेकिन हिमात्मा औषधि चौथे दर्जे की चरम औषधि थी, जिसे साधारण वैद्य नहीं बना सकते थे। तीसरे दर्जे के वैद्य इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चौथे दर्जे के वैद्य के लिए भी विफलता की संभावना बहुत अधिक थी। केवल एक पांचवें दर्जे का वैद्य ही 90% से अधिक सफलता की गारंटी दे सकता था। ये हिम आत्मा औषधि चौथे दर्जे की चरम औषधि है, लेकिन ये केवल उन योद्धाओं के लिए प्रभावी है जो हिम तत्व की साधना विधि का अभ्यास करते हैं या जिनके पास हिम तत्व आत्मा शक्ति है। ये बहुत ही विशेष प्रकार की औषधि है। यहाँ तक कि चौथे या पांचवें दर्जे के वैद्य को भी इसे बनाने का अधिक अनुभव नहीं होगा। हाँ, ये सच है। इतनी विशेष औषधि बिना पर्याप्त अनुभव के विफलता की संभावना बहुत अधिक है। उपस्थित लोगों में से अधिकांश तीसरे दर्जे के वैद्य थे जो असहाय होकर केवल बातचीत कर रहे थे। ये तो छोड़िए कि विफलता की संभावना अधिक है। पांचवें दर्जे के वैद्य को ढूंढना ही अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मैंने सुना है कि विद्युत गरुड़ साधना गृह में औषधि बनाने वाले एक बुजुर्ग वैद्य हैं। क्या वह पांचवें दर्जे के वैद्य नहीं हैं? हाँ, हैं। सिंह परिवार के मुखिया ने उन्हें पहले ही आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वे बुजुर्ग साधना में लीन थे और 10 दिन बाद ही बाहर आएंगे। हमारे पास इतना समय कहाँ है? सिंह मुखिया की बेटी की वर्तमान स्थिति में यदि वह 3 दिनों के भीतर हिमात्मा औषधि नहीं ले पाती है तो वह विपरीत प्रतिक्रिया उसे मार डालेगी। कार्तिक ने सुना और मन ही मन समझा कि सिंह परिवार इतना चिंतित क्यों था कि उन्हें 3 दिनों के भीतर पांचवें दर्जे के वैद्य को ढूंढना पड़ा। सिंह परिवार की मुखिया की बेटी की चोट और अधिक देर तक सहन नहीं की जा सकती थी। हिमात्मा औषधि जैसी विशेष और उच्च गुणवत्ता वाली औषधि किसी बड़ी संस्था के लिए भी तुरंत ढूंढना कठिन था। कृपया शांत रहें। अचानक एक प्रबंधक जैसा दिखने वाला वृद्ध व्यक्ति आंगन में आया और जोर से बोला। इस धीमी आवाज के साथ ही पहले से चल रही चर्चाओं के कारण आंगन में मचा शोरगुल तुरंत बंद हो गया। कितनी मजबूत आभा है, कार्तिक मन ही मन हैरान हुआ, और सामने वाला वृद्ध व्यक्ति शायद साधक स्तर के 7वें या 8वें दर्जे से ऊपर का था। सिंह परिवार का एक अधीनस्थ भी यदि ऐसी एक्सुलियान शक्ति रखता है तो पूरे सिंह परिवार के योद्धाओं की शक्ति कितनी होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। आज मेरे सिंह परिवार के यहाँ आए सभी लोग आसपास के नगरों के जाने माने व्यक्ति हैं, लेकिन आप में से किसमें हिमात्मा औषधि बनाने की क्षमता है? प्रबंधक जैसे दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति ने गंभीर स्वर में पूछा। उपस्थित सभी लोग कमजोर योद्धा नहीं थे, साधक स्तर के दर्जनों लोग थे और यहाँ तक कि लुस्त्रिया नगर के राजकुमार लाभ भी यहाँ थे। हालांकि वे वैद्य नहीं थे। उपस्थित दर्जन भर वैद्यों में से उच्चतम स्तर केवल तीसरा दर्जा था। इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। हालांकि सिंह परिवार के लिए वे अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने के लिए आए थे और कुछ तो सिंह परिवार से अच्छे संबंध बनाने की इच्छा भी रखते थे। उपस्थित सभी लोग चुप थे। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर निराशा और चिंता का भाव छा गया। वृद्ध व्यक्ति ने आह भरी अपना हाथ लहराया और कहा, सभी सिंह परिवार के यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं जल्द ही किसी को दावत की तैयारी करने का आदेश दूंगा ताकि आप सभी का मनोरंजन हो सके। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी क्षण सिंह परिवार के भवन के बाहर एक ऊंची आवाज आई। नगर राज्य वैद्यशाला के घनश्याम सिंह परिवार से मिलने आए हैं। आवाज खत्म होते ही लोगों का एक समूह तेजी से आंगन में आ गया। सबसे आगे 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे, जिनके पीछे 1 दर्जन लोग थे। उन दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों को देखकर प्रबंधक जैसे दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति ने तेजी से आगे बढ़कर उनमें से एक को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। घनश्याम सिंह परिवार का कितना सम्मान है कि उन्हें भी यहाँ आमंत्रित किया गया। घनश्याम नगर राज्य वैद्यशाला का प्रभारी है और वह एक प्रसिद्ध चौथे दर्जे का वैद्य भी है। उपस्थित योद्धाओं ने घनश्याम को हैरानी से देखा। कार्तिक ने भीड़ में चुपके से माथे पर शिकन डाली। उत्तरी प्रांत के घनश्याम परिवार से। वैद्यशाला उत्तरी प्रांत के हर नगर में स्थित है। राजधानी नगर जैसे अधिक शक्तिशाली नगरों में प्रभारी आमतौर पर उत्तरी प्रांत के घनश्याम परिवार का सीधा सदस्य होता है। ये घनश्याम उत्तरी प्रांत के घनश्याम परिवार का एक आंतरिक पदाधिकारी था और वह अधिक शक्तिशाली प्रकार का था, जिसे नगर राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। नगर राज्य के पास के दर्जनों नगरों में वह एक महान व्यक्ति था। प्रबंधक, मैं आपको परिचय कराता हूँ। ये पुनीत घनश्याम परिवार का एक नया पदाधिकारी है जो अभी अभी परिवार की ओर से नगर राज्य आया है। घनश्याम ने वृद्ध व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक कहा।
उत्तरी प्रांत के घनश्याम परिवार का मुख्यालय राजधानी नगर में स्थित है। राजधानी नगर प्रांत के केंद्र में स्थित है, जो नगर राज्य और अन्य नगरों से दूर है। पुनीत पदाधिकारी से मिलकर खुशी हुई, प्रबंधक, जो केवल सिंह प्रबंधक थे, ने विनम्रतापूर्वक कहा। घनश्याम ने पूछा, प्रबंधक, क्या आप अब तक 5वें दर्जे के वैद्य को ढूंढ पाए हैं? नहीं, सिंह प्रबंधक ने असहाय होकर सिर हिलाया। मुखिया इस समय इतने परेशान हैं कि वह आप दोनों का स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, मुखिया की चिंताएं हम समझते हैं। घनश्याम ने जल्दी से हाथ हिलाया। सिंह परिवार उत्तरी प्रांत के प्रसिद्ध बड़े परिवारों में से एक है। यद्यपि यह उत्तरी प्रांत के घनश्याम परिवार और छाया संगठन जैसी अधिपति शक्तियों के बराबर नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ी शक्ति है। घनश्याम परिवार का एक छोटा पदाधिकारी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे विनम्र होना चाहिए। घनश्याम ने कहा, यदि मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूं, तो कृपया प्रबंधक, बिना किसी संकोच के आदेश दें। सिंह प्रबंधक ने सिर हिलाया और कहा, पुनीत पदाधिकारी, आपको धन्यवाद। यदि हमें कोई 5वें दर्जे का वैद्य नहीं मिला, तो हमें हिमात्मा औषधि बनाने के लिए घनश्याम पदाधिकारी को ही कष्ट देना पड़ेगा। इसी समय सिंह परिवार के भवन के बाहर एक बार फिर एक ऊंची आवाज आई, आनंद यहाँ है। जैसे ही आवाज गिरी, एक वृद्ध व्यक्ति तेजी से अंदर आया। जब वृद्ध व्यक्ति रुका, तो उपस्थित योद्धाओं की निगाहें और अधिक हैरान थीं, जितनी उन्होंने पहले घनश्याम को देखकर महसूस की थी। आनंद, वह घुमक्कड़ वैद्य, नगर राज्य में औषधि बनाने का सबसे कुशल व्यक्ति। मैंने सुना है कि इस व्यक्ति का ठिकाना अस्थिर है और उसे ढूंढना कठिन है, लेकिन इस बार वह भी खुद आया है। आनंद 4थे दर्जे का चरम वैद्य है, जिसके बारे में अफवाह है कि उसने 5वें दर्जे की औषधि भी बनाई है। हालांकि यह 5वें दर्जे की सबसे निम्न स्तरीय गहन औषधि है, फिर भी ये बहुत ही उल्लेखनीय है। औषधि बनाने की कला में वह घनश्याम से कुछ हद तक बेहतर था। गुरुजी आनंद, सिंह प्रबंधक ने जल्दी से आगे बढ़कर अभिवादन किया। कोई बात नहीं, आनंद ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। आनंद, इसी क्षण घनश्याम ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? घनश्याम, तुम भी यहाँ हो? आनंद ने व्यंग्य किया। हाँ, जहाँ भी लाभ होता है, वहाँ तुम्हारा उत्तरी प्रांत का घनश्याम परिवार जरूर होता है। सिंह परिवार का वादा स्वाभाविक रूप से तुम्हें आकर्षित करेगा। आनंद ने घनश्याम की परवाह नहीं की, बल्कि उसके शब्दों में कुछ छिपा हुआ था। घनश्याम ने ठंडी आवाज में कहा, आनंद, क्या तुम भी इसी वादे के लिए नहीं आए हो? खुद को इतना महान मत बनाओ। दोनों नगर राज्य में प्रसिद्ध वैद्य थे और अफवाह थी कि उनकी आपस में दुश्मनी थी। मैं तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति की परवाह नहीं करता, आनंद ने उपेक्षा से कहा। फिर सिंह प्रबंधक की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें 5वें दर्जे का वैद्य मिला? मैंने सुना है कि सिंह मुखिया की भतीजी की हालत गंभीर है। यदि आवश्यकता हो, तो क्या मैं औषधि बनाना शुरू कर सकता हूँ? सिंह प्रबंधक ने जवाब दिया, मुझे 5वें दर्जे का वैद्य नहीं मिला है, लेकिन गुरुजी आनंद को थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। ओह, आनंद हैरान हुआ, क्या कोई और वैद्य आ रहा है? सिंह प्रबंधक, आनंद भी सिंह परिवार का एक पुराना परिचित है। क्या आप मेरी औषधि बनाने की क्षमता पर विश्वास नहीं करते? मुझे अभी भी अन्य वैद्यों का इंतजार करना पड़ेगा। गुरुजी आनंद, शांत रहें, उत्तेजित न हो, सिंह प्रबंधक ने कहा। मुखिया ने किसी को एक वैद्य को आमंत्रित करने के लिए भेजा है। समय के अनुसार उन्हें लगभग पहुंच जाना चाहिए। ओह, मुखिया ने किसी को आमंत्रित करने के लिए भेजा। हालांकि आनंद हैरान था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। कार्तिक भीड़ में चुपचाप खड़ा रहा, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे बाद, जैसा कि अपेक्षित था, एक व्यक्ति आया। आने वाला व्यक्ति अपनी 20 की उम्र के शुरुआती दौर का एक युवक था। एक सफेद वस्त्र हल्के ढंग से उस पर पड़ा था। उपस्थित योद्धाओं का भाव तुरंत बदल गया। मंथन, विद्युत गरुड़ साधना गृह के औषधि कक्ष का मुख्य शिष्य। वह औषधि बनाने वाले गुरु का मुख्य शिष्य है, क्या वह भी आया है? जब मंथन रुका, तो सिंह प्रबंधक ने जल्दी से आगे बढ़कर प्रणाम किया। प्रबंधक, विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, मंथन ने धीरे से कहा। सिंह परिवार विद्युत गरुड़ साधना गृह के बाहर स्थित है और वे पड़ोसी माने जाते हैं। इस बार गुरु एकांतवास में है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं देख सकूं कि मैं कुछ मदद कर सकता हूं या नहीं। पता चला कि जिसका इंतजार किया जा रहा था, वह वास्तव में विद्युत गरुड़ साधना गृह के औषधि कक्ष का मुख्य शिष्य था, और आनंद तथा घनश्याम को तुरंत कोई असंतोष नहीं हुआ। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, सिंह प्रबंधक ने प्रणाम किया, फिर योद्धाओं की ओर देखा और जोर से पूछा, क्या कोई और है जिसमें हिमात्मा औषधि बनाने की क्षमता है? घनश्याम, आनंद और मंथन को छोड़कर सभी योद्धाओं ने असहायता दिखाई और किसी ने जवाब नहीं दिया। प्रबंधक ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन वह केवल सिर हिला सकता था। ठीक इसी क्षण एक बच्चे जैसी आवाज आई और एक आकृति बाहर निकली, एक मैं हूं। तुम कौन हो? सिंह प्रबंधक उलझन में थे, स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे कि सामने कौन है। हालांकि सामने वाला व्यक्ति एक काले वस्त्र और एक नकाब में था, और उसकी भौहों के बीच दृढ़ता और शीतलता का भाव था।
ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक किशोर है। मैं हूं कार्तिक। ये टिप्पणी आते ही उपस्थित योद्धा अचानक चौंक गए। कार्तिक, वह प्रतिभाशाली दानव शिकारी, वह बैंगनी ज्वाला कार्तिक जिसने चिंतामुक्त राजकुमार को हराया था। काले वस्त्र और नकाब में बहुत से योद्धा नहीं थे, लेकिन इस पोशाक में, जिसे कार्तिक भी कहा जाता था, केवल एक ही व्यक्ति था। वह बैंगनी ज्वाला कार्तिक था, जिसने हाल ही में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। धत, उपस्थित योद्धा अचानक हंस पड़े। कार्तिक भी यहाँ है, क्या वह भी वैद्य है? हाँ, पहले या दूसरे दर्जे का। हालांकि वह एक युद्ध प्रतिभा है, लेकिन युद्ध और औषधि बनाना दो अलग चीजें हैं। वह इतना छोटा है, अगर वह वास्तव में औषधि बनाना जानता भी है, तो भी वह किसी अज्ञात गुरु के मार्गदर्शन में केवल पहले या दूसरे दर्जे का ही होगा। घनश्याम ने तो उपेक्षा से फुफकार भी मारी, ये कौन बाल लड़का है, यहाँ से जाओ, समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम भी वैद्य हो? सिंह प्रबंधक ने गंभीर स्वर में कार्तिक से पूछा। बुरा नहीं, कार्तिक ने धीरे से सिर हिलाया। कितने दर्जे का? सिंह प्रबंधक ने गंभीरता से पूछा। कार्तिक जवाब देने ही वाला था, घनश्याम ने ठंडी आवाज में कहा, प्रबंधक, क्या आप सच में इस बच्चे की बातों पर विश्वास करते हैं? मंथन, विद्युत गरुड़ साधना गृह के औषधि कक्ष का मुख्य शिष्य है। हम इंतजार करेंगे, लेकिन कार्तिक, हम उसके साथ इतनी बातें करना केवल समय की बर्बादी है। घनश्याम ने घमंड भरे अंदाज में कहा। हालांकि वह चौथे दर्जे का वैद्य था, लेकिन उसकी एक्सूलियान शक्ति केवल साधक स्तर के तीसरे दर्जे की थी। ये व्यक्ति औषधि बनाने में काफी सक्षम था, लेकिन युद्ध अभ्यास में उसे केवल साधारण ही माना जा सकता था। कम से कम उसकी उम्र में वह उत्कृष्ट नहीं था। इसके अलावा वह संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति था, इसलिए वह अन्य युद्ध प्रतिभाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कार्तिक ने हाल ही में प्रसिद्धि प्राप्त की थी, यहाँ तक कि उत्तरी प्रांत की सूची में 10वें नंबर के चिंतामुक्त राजकुमार को भी हराया था। वह निस्संदेह एक महाप्रतिभा था। हालांकि घनश्याम की नजरों में यह प्रतिभा सिर्फ एक अनाड़ी लड़का था जो कहीं से निकल आया था, बिना किसी पृष्ठभूमि और शक्ति के। उसने उपेक्षा से कार्तिक को घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, प्रतिभा होने से क्या होता है, बिना पृष्ठभूमि, बिना शक्ति के, वह बड़ा होने से पहले सिर्फ एक चींटी है। कार्तिक ने मन ही मन व्यंग्य किया। वह वास्तव में उत्तरी प्रांत के घनश्याम परिवार का सदस्य था, हर कोई एक नीच व्यक्ति था। किनारे पर आनंद ने कहा, बैंगनी ज्वाला कार्तिक, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपना मुंह बंद करो और पीछे हट जाओ। बेशक, आनंद का मतलब तुम्हारा अपमान करना नहीं है। कम से कम युद्ध अभ्यास में आनंद तुम्हारी उम्र में तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था। लेकिन घनश्याम एक नीच व्यक्ति है। यदि तुम उसे नाराज करते हो तो यह एक बड़ी परेशानी होगी। आनंद, तुम फिर से यह कहने की हिम्मत करते हो? घनश्याम का चेहरा ठंडा हो गया, उसके चेहरे पर हत्या की भावना थी। तुम दोनों अपने व्यक्तिगत झगड़ों को किसी और दिन निपटाओ। मंथन हमेशा शांत और स्थिर रहा है, और उसने धीरे से कहा, सिंह मुखिया अभी भी हमारे हिम आत्मा औषधि बनाने का इंतजार कर रहे हैं। सिंह प्रबंधक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और फिर पूछा, कार्तिक, तुम किस दर्जे के वैद्य हो? कार्तिक ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, हिम आत्मा औषधि, क्या वहां औषधि सूत्र है? सिंह प्रबंधक ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, औषधि सामग्री सब कुछ तैयार है। केवल हिम आत्मा औषधि बनाने में सक्षम लोगों का इंतजार है। ठीक है। कार्तिक थोड़ा मुस्कुराया। तुम किस दर्जे के वैद्य हो? कार्तिक ने कंधे उचकाए और विश्वास से कहा, घनश्याम से कम नहीं। क्या? सिंह प्रबंधक चौंक गए। उपस्थित अन्य योद्धा हैरान थे, घनश्याम पदाधिकारी से कम नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि कार्तिक भी चौथे दर्जे का वैद्य है? सभी फिर से बेपरवाही से मुस्कुराए। तुम क्या मजाक कर रहे हो? कार्तिक की उम्र को देखते हुए, जो मंथन से भी छोटा है, वह चौथे दर्जे का वैद्य कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि घनश्याम पदाधिकारी ने कार्तिक से कुछ कहा और उसने बेचैनी महसूस की, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ बड़ा कहा। कार्तिक, तुम बेहतर हो कि किनारे हट जाओ, सबका समय बर्बाद मत करो। अन्यथा तुम कुछ वैद्यों को नाराज करोगे तो तुम आराम से नहीं रह पाओगे। यदि तुम सिंह परिवार का समय बर्बाद करते हो, भले ही तुम बैंगनी ज्वाला कार्तिक हो, तुम निश्चित रूप से मरोगे। अपने चारों ओर संदेह और हंसी सुनकर कार्तिक ने अनसुना कर दिया। प्रबंधक ने फिर पूछा, कार्तिक, क्या तुम सच में चौथे दर्जे के वैद्य हो? ये हिम आत्मा औषधि के बारे में है, और सिंह प्रबंधक को सावधान रहना होगा। अब अगर एक और चौथे दर्जे का वैद्य मिल जाता तो यह निस्संदेह सिंह परिवार के लिए एक उत्कृष्ट बात होती। वही बात, घनश्याम से कम नहीं, कार्तिक ने धीरे से कहा। लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो। घनश्याम अचानक भड़क गया। घनश्याम की नजर में कार्तिक ने बार बार कहा कि वह खुद से कम नहीं है, जो सिर्फ उसे उकसा रहा था। घनश्याम, अपनी आभा को दूर रखो। साधक स्तर का तीसरा दर्जा एक तुच्छ बात है जो मुझे मार नहीं सकती, कार्तिक ने ठंडी आवाज में कहा। घनश्याम ने ठंडी सांस ली और हमला करने ही वाला था। किनारे पर सिंह प्रबंधक ने तुरंत रोका और कहा, घनश्याम पदाधिकारी, शांत रहें।
आखिरकार सिंह प्रबंधक ने कार्तिक की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, कार्तिक, हिम आत्मा औषधि की सामग्री बहुत दुर्लभ है और हमारा सिंह परिवार एक बार में बहुत अधिक तैयार नहीं कर सकता। अगर तुम वास्तव में सक्षम हो तो ये स्वाभाविक रूप से अच्छा है। अगर तुम सामग्री बर्बाद करते हो तो मेरे सिंह परिवार को तुम पर अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। हालांकि तुम भी युद्ध प्रतिभाओं में से एक हो। अगर औषधि बनाने में विफलता होती है तो मैं अपनी बेटी का विरोध करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। विरोध? कार्तिक की नजरें चौंधिया गईं और फिर उसने व्यंग्य किया, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। क्या? सिंह प्रबंधक का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? घनश्याम ने तो और भी ज्यादा व्यंग्य किया, अलविदा। मैंने अभी कहा था कि यह अनाड़ी लड़का केवल दिखावा करता है, लेकिन समय बर्बाद करता है। उपस्थित योद्धाओं ने भी सिर हिलाया, मुझे पता था कि कार्तिक मुसीबत खड़ी कर रहा है। हे भगवान, अब मैं पीछे हटने जा रहा हूं। सिंह परिवार के साथ खेलने में क्या अंतर है? कार्तिक आज बहुत दुख में होगा, मुझे डर है। वास्तव में कार्तिक को विश्वास था, लेकिन उसे सिंह परिवार का रवैया पसंद नहीं था। कार्तिक ने सीधे सिंह प्रबंधक की ओर देखा और पूछा, क्या मैं सिंह प्रबंधक से पूछ सकता हूं कि घनश्याम और अन्य लोग इस हिमात्मा औषधि को बनाने के बारे में कितने निश्चित हो सकते हैं? कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि यह बनाने में सफल होगा? अगर वे असफल हो जाते हैं तो क्या वे विरोध करते हैं? ये सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें मूर्ख बना रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे मूर्ख बनाना बेहतर है। उस स्थिति में कार्तिक का जाना ही बेहतर है। मेरा मानना है कि कोई भी तुम्हारे सिंह परिवार के मामूली इनाम के लिए अपने जीवन पर दांव नहीं लगाएगा। उसके बाद कार्तिक मुड़ा और जाने की तैयारी की। उसे सिंह परिवार का रवैया पसंद नहीं था, इसलिए वह और ज्यादा नहीं रुका। ऐसा नहीं था कि वह सिंह परिवार से डरता था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसे यह पसंद नहीं था। प्रतिभा अभिमानी होती है, खासकर कार्तिक। क्या तुम सिंह परिवार में अपनी मर्जी से आते हो और अपनी मर्जी से चले जाते हो? सिंह प्रबंधक चिल्लाए और हमला करने ही वाले थे। ठीक इसी समय अंदर के कक्ष में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने चेहरे पर नाखुशी के भाव के साथ हवा में दिखाई दिया। इतना शोर क्यों है? क्या मंथन अभी तक नहीं आया? जैसे ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया, उसने प्रबंधक से सवाल किया। मुखिया को प्रणाम। सिंह प्रबंधक ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिलकर तुरंत प्रणाम किया। उपस्थित योद्धाओं ने भी तुरंत प्रणाम किया। आनंद और घनश्याम ने भी थोड़ा झुककर विनम्रतापूर्वक पुकारा, मुखिया सिंह। केवल मंथन ही अभी भी आत्मसंतुष्ट दिख रहा था और हिला नहीं। आने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति सिंह परिवार का मुखिया था, विद्वानों के नगर का नगर प्रमुख, पूरे उत्तरी प्रांत में एक प्रसिद्ध बड़ा व्यक्ति और महायोगी स्तर के योद्धाओं में से एक था। सिंह प्रबंधक ने मुखिया सिंह को बताया कि अभी क्या हुआ था। ओह, मुखिया सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर कहा, छोटे भाई कार्तिक, एक मिनट रुको। यह मेरे सेवक थे जो अभी अशिष्ट थे, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। मुखिया सिंह का रवैया बहुत ही सामान्य था, लेकिन वह बिल्कुल भी द्वेषपूर्ण नहीं था। क्या मुखिया सिंह कार्तिक की औषधि बनाने की कला पर विश्वास करने को तैयार हैं? कार्तिक रुका, मुड़ा और पूछा। विश्वास नहीं, मुखिया सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। लेकिन मुखिया सिंह ने गंभीरता से कहा, मेरा मानना है कि जो व्यक्ति चिंता मुक्त राजकुमार को हरा सकता है, वह मूर्ख नहीं है। दूसरे शब्दों में, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और तुम ऐसी आपात स्थिति में मेरे सिंह परिवार के साथ खेलने नहीं आओगे। ये साबित करता है कि तुम्हारे पास वह क्षमता है। मुखिया सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा, अब जब हम 5वें दर्जे के वैद्य को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो समय तेजी से निकल रहा है, और अगर तुम एक और चौथे दर्जे के वैद्य को जोड़ते हो, तो हिमात्मा औषधि बनाने की शक्ति एक बिंदु तक बढ़ जाएगी। छोटे भाई कार्तिक, पदाधिकारी घनश्याम, गुरुजी आनंद, छोटे भाई मंथन। हालांकि तुम चारों औषधि बना रहे हो, चाहे तुम सफल हो या नहीं, मेरा सिंह परिवार तुम्हारा स्नेह स्वीकार करेगा और कभी इसकी परवाह नहीं करेगा। मुखिया सिंह ने उन चारों को गंभीरता से देखा। मुखिया सिंह गंभीर हैं, चारों ने एक ही समय में कहा। कार्तिक ने भी हाथ जोड़ा। औषधि बनाने से पहले तुम्हारी जो भी आवश्यकताएं हो सकती हैं, जब तक वे मेरे सिंह परिवार की क्षमताओं के भीतर हैं, वे निश्चित रूप से पूरी की जाएंगी, मुखिया सिंह ने कहा। मंथन, आनंद और घनश्याम ने सिर हिलाया। इसके बजाय कार्तिक आगे बढ़ा और कहा, मुखिया सिंह। लगभग जब कार्तिक एक अनुरोध करने की तैयारी कर रहा था, तो आसपास के योद्धाओं के भाव बदल गए थे। चुपके से मुखिया सिंह ने अभी अभी विनम्रतापूर्वक पूछा था और कार्तिक ने वास्तव में अनुरोध किया। घनश्याम ने तो व्यंग्य भी किया, अनाड़ी लड़का, इतना अज्ञानी, सच में मौत को बुला रहा है। सिंह प्रबंधक ने माथे पर शिकन डाली और उनका चेहरा ठंडा हो गया। मुखिया सिंह ने अपना हाथ लहराया और कहा, यदि तुम्हारी कोई आवश्यकता है तो बस कहो। कार्तिक ने कहा, मुखिया सिंह, क्या आप छोटे कार्तिक के लिए एक शांत जगह की व्यवस्था कर सकते हैं? हिमात्मा औषधि के सूत्र का मुझे आधे घंटे तक अवलोकन करना होगा। कार्तिक ने अपने चारों ओर के योद्धाओं के भावों पर ध्यान दिया। हालांकि अब अनुरोध करना अच्छा नहीं था, फिर भी उसे पूछना पड़ा।
मुखिया सिंह, मैं सिर्फ हिम आत्मा औषधि को और अधिक निश्चितता के साथ बनाना चाहता हूं, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हाँ, मुखिया सिंह अचानक मुस्कुराए और कहा, कार्तिक, तुम्हारा अनुरोध क्या है? मुखिया सिंह हल्के से मुस्कुराए, मैंने मूल रूप से तुम्हें सूत्र को आजमाने के लिए एक शांत जगह पर ले जाने की योजना बनाई थी। घनश्याम ने व्यंग्य किया और कार्तिक को एक मूर्ख की तरह देखा। मंथन धीरे से हंसा, छोटे भाई कार्तिक, हिम आत्मा औषधि चौथे दर्जे की चरम औषधि में से है, और यह एक विशेष औषधि भी है। कुछ ही लोगों ने इसे बनाया है। यहाँ तक कि मुझे भी औषधि सूत्र का अध्ययन करना होगा इससे पहले कि मैं औषधि बनाने के लिए भट्टी खोलने की हिम्मत कर सकूं। स्वाभाविक रूप से मुझे सूत्र को देखने के लिए पहले से एक शांत जगह ढूंढनी होगी। आनंद भी हंसा और कहा, लड़के, कोई बात नहीं। मुझे हिम आत्मा औषधि का अध्ययन करने में कुछ घंटे लगेंगे, इससे पहले कि मैं कह सकूं कि मैं निश्चित हूं। तुमने आधे घंटे के बारे में झूठ बोला। ये वास्तव में डरावना है। ओह, क्या ऐसा है? कार्तिक ने अजीब तरह से अपनी नाक सहलाया। राज परिवार के मुखिया ने जल्दबाजी में व्यवस्था की और कार्तिक, घनश्याम, पुनीत और मंथन को शांत कक्षों में ठहराया गया। एक रसायन विशेषज्ञ दवा की विधि का अध्ययन करते समय बहुत थका हुआ होता है और उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कार्तिक एक काले आसन पर चुपचाप बैठा था, उसके हाथ में एक गोली थी। यह आसन राज परिवार के मुखिया द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था, जिसका ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने का प्रभाव था। वह गोली स्वाभाविक रूप से चौथे दर्जे की सर्वोच्च गोली, रक्तेज गोली थी। कार्तिक ने कुछ बार देखा, उसे लगा कि उसका सिर किसी गाढ़े पदार्थ से भरा है, और वह कुछ भी नहीं समझ पाया। कार्तिक ने लाचारी से सिर हिलाया, इस दुनिया में दवा बनाने की कला वाकई बहुत गूढ़ और अत्यंत रहस्यमय है। यह इसलिए नहीं था कि वह मंदबुद्धि था, बल्कि यह सिर्फ चौथे दर्जे की गोली थी, जो उसके वर्तमान में ज्ञात दवा बनाने के ज्ञान से कहीं ऊपर थी। वह भी केवल दूसरे दर्जे का रसायन विशेषज्ञ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चौथे दर्जे की गोली को नहीं समझ सकता था। अगर वह दूसरे दर्जे की गोली बदलता, तो वह सिर्फ देखकर ही उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर सकता था। बेशक, उसने वर्तमान स्थिति का अनुमान पहले ही लगा लिया था, और उसने खुद ही रक्तेज गोली की विधि को समझने की योजना नहीं बनाई थी। अचानक मुस्कराते हुए, उसकी आंखें अचानक काली और लाल हो गईं। सूर्य चंद्र आंखें अचानक दिखाई दी, जब तक वे हिमसार तलवार और तलवार पर बने रहस्यमय प्रतीकों के साथ सहयोग करेंगी, वे स्वचालित रूप से विधि को समझ जाएंगी। हालांकि, इस बार उसने हिमसार तलवार को मूर्त रूप नहीं दिया। आखिरकार, ये राज परिवार था और यहाँ कई शक्तिशाली लोग थे। अगर कोई चुपके से जासूसी करता तो ये परेशानी का सबब होता। सौभाग्य से, हिमसार तलवार पहले ही उसकी युद्ध आत्मा थी, और वह अपने शरीर के अंदर देखकर तलवार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। बस इतना था कि यह अधिक थका देने वाला था और उसे इसे अधिक गंभीरता से देखना पड़ता था। रक्तेज गोली की विधि पर लिखे शब्दों को अपने दिमाग में लिखा और फिर हिमसार तलवार के शरीर का अवलोकन किया। अचानक, उसके दिमाग में मूल रहस्यमय गोली की सामग्री एक सरल ज्ञान में बदल गई। बहुत देर बाद, जब उसकी आंखें सामान्य हुईं, तो उसने रक्तेज गोली को बनाने के चरणों और सावधानियों को अच्छी तरह से समझ लिया था। जब तक उसे सामग्री मिलती है, वह रक्तेज गोली बना सकता है। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, ये तो बस कुछ देर पहले की बात है, कोई जल्दी नहीं है। इस समय, उसने अंतर्धान गोली को अपनी विभूति झोली से निकाला। इससे पहले बड़े आचार्य द्वारा उसे दिए गए दवा बनाने के अनुभव में, कई तीसरे दर्जे की गोलियों की विधियां और तीसरे दर्जे के रसायन विशेषज्ञ का बहुत सारा ज्ञान था। उसने इसे ज्यादा नहीं देखा था और उसके पास समय भी नहीं था। इन 3 महीनों में, वह या तो सड़क पर था या डाकुओं का सफाया कर रहा था। दूसरा, ये बेकार लगता था क्योंकि अंतर्धान गोली में अशुद्धियां होती थीं, इसलिए वह इसे ज्यादा नहीं ले सकता था, और वह इसे बनाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस समय उपलब्ध समय का लाभ उठाते हुए खाली इसे अध्ययन के लिए निकाला। उसकी आंखों में वही बदलाव, आंतरिक दृष्टि से हिमसार तलवार, अंतर्धान गोली एक सरल सामग्री बन गई है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। अब, जब तक वह चाहता है, वह किसी भी समय अंतर्धान गोली बना सकता है। उसी समय, अचानक एक नई गोली उसके दिमाग में दिखाई दी, जिसे हिमसार तलवार ने बनाया था। कार्तिक ने चुपचाप कहा, पंचतत्व गोली, और सूर्य चंद्र आंखें गायब हो गईं, और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। उसके दिमाग में गोली के परिचय के अनुसार, ये पंचतत्व गोली योद्धा के समग्र गुण में सुधार करने के लिए एक गोली है। इसका प्रभाव अस्थायी रूप से अज्ञात है। हालांकि, चूंकि यह हिमसार तलवार से प्राप्त एक गोली विधि थी, इसलिए यह एक असाधारण चीज होनी चाहिए। नौमूर देशोधक गोली और स्वर्णिम नाड़ी गोली ने पहले ही उसे पर्याप्त आश्चर्य दिए थे। पंचतत्व गोली को बनाने की सामग्री सभी स्वर्ग और पृथ्वी के कीमती खजाने हैं, और सबसे कमजोर तीसरे दर्जे की औषधीय सामग्री हैं, और चौथे दर्जे की औषधीय सामग्री भी कुछ कम नहीं है। सौभाग्य से, उसने क्रुद्ध रक्त रहस्यमय सम्राट की गुफा में स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजाने प्राप्त किए थे। पिछले कुछ महीनों में, डाकुओं के दमन के दौरान भी कई खजाने जब्त किए गए थे।
लगभग सभी सामग्री उसके पास उपलब्ध थी, सिवाय एक चीज के, जिसे षटचमत्कारी ललितादरक कहा जाता था। कार्तिक ने चुपचाप माथे पर बल डाला। षटचमत्कारी ललितादरक। उसने शायद इस चीज के बारे में सुना था। यह एक प्रकार का अत्यंत कीमती खजाना था। कार्तिक ने चुपचाप कहा, मुझे डर है कि सामान्य व्यापारिक घराने इसे नहीं बेच सकते, इसलिए चलो दानव शिकार धाम चलकर देखते हैं। फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा। अब जब एक तरह की सामग्री गायब है, तो ज्यादा सोचना बेकार है। हालांकि उसे याद आया, जब मैंने अभी रक्ततेज गोली की विधि देखी, तो हिमसार तलवार ने एक नया उपाय नहीं निकाला। शायद केवल देशशोधक गोली, साधारण गोली, अंतर्धान गोली, इन दवाओं को समझने के बाद ही जो योद्धा की खेती में सुधार कर सकती हैं, नई गोली प्राप्त होगी। अगर आप भविष्य में गूढ़भेद गोली की विधियों को देखते हैं, तो अनुमान है कि नई विधियां भी प्राप्त होंगी। देशशोधक गोली, साधारण गोली, अंतर्धान गोली, गूढ़भेद गोली, भेदन गोली। प्रत्येक दर्जे की बुनियादी गोलियां हैं, जो योद्धा की खेती में थोड़ा सुधार कर सकती हैं, लेकिन उनमें अशुद्धियां होती हैं। अंतर्धान गोली को विभूति झोली में वापस रख दिया, और फिर रक्ततेज गोली को लिया और बेतरतीब ढंग से देखा, और कार्तिक ने झपकी लेना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद वह हल्के से कमरे से बाहर निकला और आंगन में वापस आ गया। आंगन में राज परिवार के मुखिया, राजमात और योद्धाओं का एक समूह सभी इंतजार कर रहे थे। देखो, तारा सबसे पहले बाहर आया। दृश्य पर मौजूद योद्धा ने फुसफुसाया, अभी केवल 1 घंटा हुआ है, क्या तुम वास्तव में रक्ततेज गोली की विधि का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हो? वह चौथे दर्जे की सर्वोच्च गोली है। अगर यह सच है, तो तारा के दवा बनाने के कौशल काफी शक्तिशाली हैं। उपस्थित योद्धाओं के बीच बहुत चर्चा हुई। किनारे पर मौजूद राजमात ने भी गहरी आवाज में पूछा, तारा, तुमने वाकई में इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है, क्या तुम निश्चित हो? कार्तिक ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे अनदेखा कर दिया। आधे घंटे बाद घनश्याम भी वापस आ गया। ओह! घनश्याम तारा के किनारे आया और आश्चर्य से कहा, क्या छोटे भाई तारा ने इतनी जल्दी गोली समझ ली है? एक और आधे घंटे बाद पुनीत वापस आ गया। वह भी अपने सामने के पैर से आया था, और कुछ ही मिनटों के भीतर मंथन भी अपने पीछे के पैर से आ गया। जब मंथन ने देखा कि वह सबसे आखिरी व्यक्ति था, तो उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया, और उसने चुपचाप कहा, धिक्कार है, ये तीनों लोग वास्तव में मुझसे जल्दी समझ गए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुझसे दवा बनाने में बेहतर हैं? मंथन ने चुपचाप फुसफुसाया, पुनीत और घनश्याम तो कुछ नहीं है, तारा, यह शायद सिर्फ एक सूजा हुआ चेहरा है जो एक मोटे आदमी को भर रहा है। इस समय राज परिवार के मुखिया ने देखा कि वे चारों लौट आए हैं, और पूछा, क्या तुम निश्चित हो? मंथन ने सबसे पहले जवाब दिया, राज परिवार के मुखिया, कृपया निश्चिंत रहें, रक्ततेज गोली, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं, कोई दुर्घटना नहीं, मुझे 50% से अधिक यकीन है। 50%। राज परिवार के मुखिया बहुत खुश थे। चौथे दर्जे के रसायन विशेषज्ञ के लिए, जिसने कभी रक्ततेज गोली नहीं बनाई थी, 50% पहले से ही एक बहुत ऊंची संभावना थी। राज परिवार के मुखिया ने मुट्ठी भींचकर कहा, आचार्य मंथन, अगर रक्ततेज गोली वास्तव में सफलतापूर्वक बन जाती है, तो मैं वह मान लूंगा जो तुमने मुझसे करने को कहा था। ये बहुत अच्छा है। मंथन अचानक मुस्कुराया और राज परिवार के मुखिया को भारी अभिवादन किया। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, मैं इतना खुश हूं। ये देखकर पुनीत ने उसे तिरस्कार से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे 60% यकीन है। उसके बाद मंथन के काले रंग की परवाह किए बिना उसने अपना सिर घनश्याम की ओर मोड़ा और पूछा, तुम क्या कहते हो भाई घनश्याम? घनश्याम ने धीरे से कहा, मैं लगभग 70%। 70%। पुनीत तुरंत चौंक गया और मुस्कुराया, जैसा कि अपेक्षित था, वह विद्युत गरुड़ तलवार संघ के दवा बनाने के कक्ष का मुख्य शिष्य है, अद्भुत। अगले ही सेकंड उन तीनों ने तारा की ओर देखा। राज परिवार के मुखिया ने भी पूछा, छोटे भाई तारा, तुम क्या कहते हो? कार्तिक ने कंधे उचकाए और हल्के से कहा, वही वाक्य है, मंथन से बुरा नहीं। लड़के, तुम। मंथन का चेहरा काला पड़ गया, अचानक बैंगनी हो गया। राज परिवार के मुखिया ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चूंकि चारों निश्चित हैं, तो दवा बनाना शुरू करो। रक्ततेज गोली चारों पर निर्भर करती है। उन चारों ने जल्दी से कहा। राज परिवार के मुखिया विनम्र हैं। जैसे ही राज परिवार के मुखिया उन चारों को शांत रसायन कक्ष में भेजने वाले थे, मंथन खड़ा हो गया। मंथन ने आत्मविश्वास से कहा, राज परिवार के मुखिया, आपको रसायन कक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। बस यहीं पर दवा बनाओ। ये यहीं पर। राज परिवार के मुखिया ने माथे पर बल डाला और कहा, क्या तुम परेशान होने से नहीं डरते? मंथन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने रक्ततेज गोली के बनाने की प्रक्रिया और चरणों को पहले ही समझ लिया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से परेशान होने से नहीं डरता। पुनीत ने तुरंत कहा, राज परिवार के मुखिया, पुनीत यहीं पर दवा बनाएगा? हाँ। राज परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया। चूंकि रसायन विशेषज्ञ ने कहा कि यह ठीक है, तो वह एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं कह सकता था। राज परिवार के मुखिया ने पूछा, तुम क्या कहते हो भाई घनश्याम?
घनश्याम ने अभी भी धीरे से कहा, यह दुर्लभ है कि आचार्य मंथन और साधक पुनीत को मौके पर दवा बनाने का मजा आ रहा है। स्वाभाविक रूप से उन्हें निराश नहीं किया जाएगा, इसलिए चलो यहीं पर दवा बनाते हैं। राज परिवार के मुखिया ने कार्तिक की ओर देखा, छोटे भाई तारा कहाँ है? कार्तिक ने अपनी आंखें घुमाई और चुपचाप कहा कि वे तीनों यहीं पर दवा बना रहे हैं, क्या मुझे अभी भी चुनना है? उसने अपने दिल में बदनामी की, लेकिन फिर भी कहा, मैं यहीं दवा बनाऊंगा। मंथन ने अपने दिल में ठहाका लगाया और चुपचाप कहा, मुझे पता था कि तुम तीनों भी ऐसा ही करोगे। बाद में मैं सार्वजनिक रूप से रक्ततेज गोली बनाऊंगा ताकि यह साबित हो सके कि मेरी दवा तुमसे बेहतर है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास अभी भी क्या है। मुझ पर ठहाका लगाओ। साफ शब्दों में कहें तो उसने मौके पर दवा बनाने का विकल्प चुना, बस अपनी धमक दिखाने और उपस्थित योद्धा की पूजा की निगाह का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था। अन्य तीनों का उद्देश्य समान नहीं था। पुनीत बस मंथन को दबाना चाहता था। घनश्याम किसी अज्ञात कारण से हमेशा आत्मसंतुष्ट दिखता था। कार्तिक बस लाचार था, बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आंगन में योद्धाओं का एक समूह तितर बितर हो गया, चारों के लिए केंद्र में एक बड़ा क्षेत्र छोड़ दिया। चारों लोग एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर अलग हो गए। जब राज परिवार के मुखिया ने 8 सामग्री निकाली तो चारों ने दवा की भट्टी निकाली, और यह ठीक दवा की शुरुआत थी। मंथन के अंग संचालन बहुत परिचित थे, जल्दी से सामग्री गिराते हुए। उसी समय एक उग्र लाल बेल घनीभूत हुई, जिसमें चटकने की आवाज और एक प्रचंड ज्वाला थी। ये वज्राग्नि लता है। यह एक जादुई लता है जो आग लगने पर जल्दी और बड़े पैमाने पर जलती है। इसका उपयोग दवा बनाने के लिए दहन का समर्थन करने के लिए किया जाता है और इसका उत्कृष्ट प्रभाव होता है। वज्राग्नि लता युद्ध आत्मा दर्जा हरा है। किनारे पर पुनीत भी अच्छा कर रहा था। उसके सामने एक खाली आत्मिक सारस था जो लगातार बनाने वाली भट्टी पर आग उगल रहा था, और आग लगभग एकदम सही थी। ये राजहंस युद्ध आत्मा है, दर्जा हरा है, और नियंत्रित आत्मिक सारस आग आध्यात्मिक है, जिससे वह आसानी से पूरी दवा बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। घनश्याम सादा और साधारण दिखता था, और वह नहीं जानता था कि वह कौन सी युद्ध आत्मा का उपयोग कर रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास से भरा था। इसके विपरीत ये कार्तिक था। जैसा कि अपेक्षित था, तारा से उसकी ज्वाला बहुत मजबूत है, और मुझे नहीं पता कि किस युद्ध आत्मा में ऐसी शक्ति है। दृश्य पर मौजूद योद्धा इसे पहचान नहीं सका, इसलिए वह चुपचाप आश्चर्यचकित था। वास्तव में कार्तिक को बैंगनी ज्वाला का उपयोग करना पड़ा। रक्ततेज गोली की सामग्री कम दर्जे की औषधीय सामग्री नहीं है। उसकी वर्तमान खेती के आधार के साथ, अगर वह साधारण आग का उपयोग करता है, तो वह नहीं जानता कि सामग्री में औषधीय शक्ति को पूरी तरह से निकालने के लिए कब जलाया जाएगा। केवल बैंगनी ज्वाला की मदद से। भाग 1, तप और तांडव। कार्तिक यिशियाओ की बैंगनी ज्वाला सब कुछ जला सकती थी, लेकिन अभी वह केवल अपने ताप का उपयोग कर रही थी। कार्तिक के नियंत्रण में केवल औषधीय जड़ी बूटियां पिघल रही थीं और उनका औषधीय रस निकाला जा रहा था, लेकिन औषधि की शक्ति नष्ट नहीं हो रही थी। वे चारों चिकित्सक व्यवस्थित ढंग से दवा बना रहे थे। कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी उपस्थित योद्धा इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। चतुर्थ श्रेणी के वैद्य को औषधि बनाते हुए देखना दुर्लभ था। चारों की गति लगभग समान थी। आधे घंटे के बाद औषधीय जड़ी बूटियों का औषधीय रस पूरी तरह से शुद्ध कर लिया गया और फिर उन्हें क्रम से मिलाया गया। ये प्रक्रिया चिकित्सक के धैर्य और नियंत्रण की अत्यधिक परीक्षा लेती थी। 1 घंटे बाद चारों के माथे पर पसीना आ रहा था। सच्चाई ये थी कि यदि किसी ने अमृत की कला को समझ लिया है, तो शोधन प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना नहीं होती। औषधि बनाने की पूरी प्रक्रिया बहुत थकाऊ थी। ये वह समय था जब वास्तव में वैद्य की क्षमता का परीक्षण होता था। बैजू वंश के मुखिया राजपिता घबराए हुए देख रहे थे, उनका दिल चिंता से भरा था। अन्य उपस्थित योद्धा भी ध्यान से देख रहे थे। यदि उन्हें चतुर्थ श्रेणी की सर्वोच्च औषधि हिमशक्ति हिमपोदन को बनते हुए देखने का मौका मिलता, तो यह उनके लिए जलन की बात होती। आखिरकार यह एक ऐसी गोली थी जिसे 5वीं श्रेणी का वैद्य भी 100% सफलता से नहीं बना सकता था। इस तनावपूर्ण माहौल में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उत्तरी पर्वत मुकुट ग्रिफिन ग्रह से मयंक मुरोंग यिन के साथ आए हत्यारे सेनापति मुरोंग शाह अचानक चले गए थे। थोड़ी देर बाद हत्यारे सेनापति 2 युवकों के साथ लौटे। दोनों युवक उनके बगल में अत्यंत सम्मान के साथ खड़े थे। हत्यारे सेनापति ने एक विशेषज्ञ की तरह दिखते हुए कहा, तुम दोनों शिष्यों युवाओं का आधारभूत स्तर हॉटियन क्षेत्र है। तुम्हें यहाँ आने का अधिकार नहीं था। चूंकि चारों वैद्य औषधि बना रहे हैं, मैं तुम्हें अपवाद के रूप में यहाँ ले आया हूँ ताकि तुम उन्हें देख सको। धन्यवाद हत्यारे सेनापति, दोनों युवकों ने कृतज्ञता से कहा। उनकी आवाजें धीमी थीं, क्योंकि वे चारों की औषधि बनाने की प्रक्रिया को बाधित करने से डरते थे। हालांकि साधक स्तर जनजात क्षेत्र से ऊपर के योद्धाओं के कान बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि वे विशेष रूप से सुनना चाहें, तो वे उनकी बातचीत आसानी से सुन सकते थे।
बेशक युद्ध कला के क्षेत्र में कोई भी इस बेकार की बात पर ध्यान नहीं देना चाहता था, सिवाय कार्तिक के। कार्तिक हमेशा एक सतर्क व्यक्ति रहा है, चाहे वह आवश्यक हो या न हो, वह किसी भी विवरण को नहीं छोड़ेगा। हालांकि मयंक की उनसे बातचीत सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा सकती थी, ये निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं था। हालांकि इस क्षण जब उसने दोनों युवकों की आवाजें सुनी तो वह थोड़ा चौंक गया। दोनों की आवाजें जानी पहचानी थीं। कार्तिक ने शोधन प्रक्रिया को सटीकता से नियंत्रित करते हुए ध्यान से सुना। जेन क्यूई प्राण शक्ति में वृद्धि के साथ कान बेहद संवेदनशील हो गए थे। दोनों युवकों ने सम्मानपूर्वक पूछा, हत्यारे सेनापति, हमें प्रतिशोध के लिए जियायुन नगर जियुन शहर कब जाने को मिलेगा? चिंता मत करो, हत्यारे सेनापति ने हाथ हिलाकर कहा, मयंक किसी भी तरह एक बाहरी सेनापति है और उसने परिवार का नाम कमाया है। मैं उसे व्यर्थ नहीं मरने दूंगा। मैं दिव्य सम्राट का छठा योद्धा हूं और मैं एक ही झटके में कार्तिक शियाओ परिवार को मिटा दूंगा। दोनों युवक अति प्रसन्न हुए और बोले, तो धन्यवाद हत्यारे सेनापति। इसके बाद दोनों की आंखों में निराशा दिखी। हो, हम चाहते हैं कि कार्तिक परिवार के सभी लोग मर जाएं। चिंता मत करो, हत्यारे सेनापति ने लापरवाही से कहा, इस बार परिवार ने मुझे बायुनगर बायगु शहर भेजा है, कुछ अन्य काम निपटाने के लिए हैं। मैं 2 दिन में तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। यह महज एक छोटा परिवार है, मैं उन्हें एक एक करके बांध दूंगा और तुम अपनी मर्जी से निपट सकते हो। पुरुषों को मार डालो और औरतों को रखो, हाहा। अब आओ और हत्यारे सेनापति की शोधन शैली को देखो। हमारा उत्तरी पर्वत मुकुट ग्रिफिन परिवार, हर सेनापति, बाहरी लोगों की नजरों में एक अप्राप्य शक्ति है और हर जगह पूजा जाता है। हत्यारे सेनापति ने विजयी मुस्कान बिखेरी। बेशक कमरे में किसी ने भी उनकी हंसी नहीं सुनी और न ही किसी ने उन पर ध्यान दिया। सभी की आंखें केंद्र में 4 लोगों के औषधि शोधन पर टिकी थीं। अचानक मयंक की शोधन भट्टी जोर से गरजी और एक भयंकर विस्फोट से आग की लपटें निकल पड़ीं। हत्यारे सेनापति की हंसी अचानक रुक गई। भट्टी फट गई। उपस्थित योद्धा चिल्लाए, खांसी खांसी। मयंक ने 2 बार खांसा और विस्फोट से उसका चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। लेकिन औषधि भट्टी में औषधि की शक्ति तुरंत नष्ट हो गई, जिसका अर्थ था कि इस औषधि का शोधन विफल हो गया। कुछ ही सेकंड बाद एक और विस्फोट हुआ। फणीश्वर फांगहे की औषधि भट्टी भी फट गई। आचार्य फणीश्वर भी असफल हो गए। उपस्थित योद्धा ने निराशा में सिर हिलाया। हे, फणीश्वर ने आह भरी। 1 मिनट बाद यशवंत येमिंग की औषधि भट्टी भी फट गई। यहां तक कि यशवंत भी असफल हो गए। उपस्थित योद्धा और भी निराश हो गए। बैजू के मुखिया ने तो दांत भी पीस लिए। वह मयंक और फणीश्वर की विफलता को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्हें हमेशा यशवंत पर अत्यधिक भरोसा था और यहां तक कि यशवंत भी असफल हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उदास हो गए। जहां तक कार्तिक यिशियाओ की बात थी, उन्हें वास्तव में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कार्तिक के असफल होने की भी उम्मीद की थी। निश्चित रूप से लगभग जब उनके विचार पहले ही प्रकट हुए थे। हालांकि कार्तिक की भट्टी नहीं फटी थी। भट्टी से एक जोरदार बैंगनी ज्वाला निकली, जिससे अन्य योद्धा लगभग घायल हो गए थे। इस मामले में ज्वाला नियंत्रण से बाहर थी और औषधि की शक्ति संभवतः नष्ट हो गई थी। कार्तिक यिशियाओ भी असफल हो गया, लेकिन ये सामान्य ज्ञान में भी है। उपस्थित योद्धा ने इसे स्वाभाविक माना। आखिरकार उन्हें शुरू से ही कार्तिक पर कोई भरोसा नहीं था और जब बाकी 3 भी असफल हो गए तो कार्तिक के सफल होने की संभावना तो और भी कम थी। हालांकि सच्चाई यह है कि कार्तिक की भट्टी बिल्कुल नहीं फटी थी और वह असफल नहीं हुए थे। उनके पास हिमगरुड़ खड्ग बिंगलुआन स्वॉर्ड द्वारा प्रदान की गई सिद्ध रस विद्या रसायन तकनीक थी, तो वह इस उत्तम प्रक्रिया में कैसे असफल हो सकते थे? यह महज इतना था कि हत्यारे सेनापति और अन्य लोगों के बीच की बातचीत सुनने के बाद उनका मन अस्थिर हो गया था और बैंगनी ज्वाला एक क्षण के लिए नियंत्रण से बाहर हो गई थी। बैंगनी ज्वाला स्वयं शक्तिशाली है, नियंत्रण से थोड़ा बाहर होने पर बहुत तेज हो जाती है, जो देखने में भट्टी फटने जैसी लगती है। लेकिन वास्तव में कार्तिक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अंदर की औषधि को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ज्वाला को नियंत्रित कर लिया। मयंक सेंट मुरोंग जुबान मयंक वीर मुरोंग क्या नजुन, तुम लोग वास्तव में उत्तरी पर्वत मुकुट ग्रह गए थे। कार्तिक ने उग्रता से सोचा, मुझे ये पहले से पता होता। जब मैं जागा था तो मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हें मार डालना चाहिए था। मेरे कार्तिक परिवार को नष्ट करना चाहते हो, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। कार्तिक के दिल में एक भयानक हत्या का इरादा प्रकट हुआ, लेकिन वह इस समय औषधि का शोधन कर रहा था और उसने उसे किसी तरह दबा दिया। इस क्षण मयंक और फणीश्वर के चेहरे पर निराशा आ गई और यशवंत ने भी अपनी पिछली शांति खो दी और माथे पर शिकन डाल ली। फणीश्वर ने मयंक को नजरअंदाज किया, लेकिन यशवंत की ओर देखा और कहा, यशवंत, क्या तुम भी उसी स्थिति में हो? गोली को संघनित करने के अंतिम चरण में बर्फ की विशेषता वाला ओज और ज्वाला से टकराता है, जिससे भट्टी फट जाती है। हाँ,
यशवंत ने सिर हिलाया और कहा, हिमशक्ति स्वयं एक अत्यंत शीत औषधि है और यह हमारी ज्वालाओं से टकराती है। यदि ज्वाला थोड़ी कमजोर है तो ठंडी सांस ज्वालाओं पर हावी हो जाती है, इसलिए गोली को संघनित करना असंभव है। यदि ज्वाला थोड़ी मजबूत है तो ठंडी सांस नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जिससे भट्टी फट जाती है। फणीश्वर ने सिर हिलाया और कहा, जब तक आप दोनों के बीच एक संतुलन नहीं पाते हैं और इसके साथ शुरू नहीं करते हैं, तब तक आप इस गोली को सफलतापूर्वक शुद्ध नहीं कर पाएंगे। यशवंत ने सिर हिलाया और कहा, इस संतुलन को समझना बहुत मुश्किल है। हमने पहले कभी हिमशक्ति का शोधन नहीं किया है और हमें कोई अनुभव नहीं है। यदि हमें इसे अपने दम पर खोजना है तो हम 10 या 8 शोधन प्रयासों के बिना मुश्किल से कर सकते हैं। हालांकि हम में से प्रत्येक के पास केवल 2 सामग्री है और हम उन्हें केवल 2 बार ही शुद्ध कर सकते हैं। यदि हम इस बार असफल होते हैं तो हमारे पास केवल एक अंतिम मौका है। यही कारण था कि यशवंत ने माथे पर शिकन डाली थी। इस क्षण मयंक थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था क्योंकि कोई उससे बात नहीं कर रहा था। कार्तिक को अभी भी औषधि भट्टी में बैंगनी आग को नियंत्रित करते हुए देखकर वह अचानक हंसा और कहा, दुष्ट लड़के, तुम्हारी भट्टी तो फट चुकी है और तुम अब भी दिखावा क्यों कर रहे हो? तीनों लोगों की शोधन भट्टी फटने के बाद उसमें अभी भी एक उग्र ज्वाला थी। हालांकि कार्तिक अभी भी औषधि का शोधन कर रहा था, बाहर से चारों की भट्टी में एक ज्वाला थी जो बिल्कुल एक जैसी थी। स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों ने सोचा कि कार्तिक की भट्टी भी फट गई है। जब मयंक ने देखा कि कार्तिक उसे नजरअंदाज कर रहा है तो वह और भी शर्मिंदा और क्रोधित हो गया। लड़के, यदि तुम कम क्षमताओं वाले हो तो सामग्री बर्बाद मत करो। तुम्हारी सामग्री मेरी हो जाएगी। मेरे पास शोधन का एक और मौका है और सफलता की संभावना अधिक होगी। जैसा कि मयंक ने कहा, उसने उस सामग्री के एक और टुकड़े को, जो मूल रूप से कार्तिक के बगल में था, लेने के लिए ओज और का उपयोग करना चाहा। हट जाओ। कार्तिक ने हत्यारे इरादे के साथ छींक ली और फिर अपने बगल में रखी अन्य औषधीय सामग्री को शोधन भट्टी में डाल दिया। यदि मैं इसे जला भी दूं तब भी तुम्हें नहीं दूंगा, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा। अब उसका उत्तरी पर्वत मुकुट ग्रह के प्रति केवल हत्या का इरादा था। मयंक आग बबूला हो गया और कार्तिक को इंगित करते हुए कहा, कार्तिक, तुम सामग्री को इस तरह बर्बाद करके मुखिया राज की बेटी के जीवन को नजरअंदाज कर रहे हो। मुखिया राज ने उसकी ओर देखा और उनका चेहरा अत्यंत भद्दा हो गया। उनकी राय में, भले ही कार्तिक वास्तव में चतुर्थ श्रेणी का वैद्य हो, उसका रस विद्या कौशल अभी भी अन्य 3 से कम था। कार्तिक ने शोधन के एक अवसर को इस तरह बर्बाद कर दिया, यह उनकी बेटी के जीवन पर मजाक करने के बराबर था, जिससे उन्हें हत्या का इरादा महसूस हुआ। बेशक कार्तिक ने पहले ही औषधीय सामग्री को शोधन भट्टी में डाल दिया था और वह भी इससे बच नहीं सकता था, कहीं इससे कार्तिक पर कोई असर ना पड़े। भले ही उन्हें कार्तिक पर ज्यादा भरोसा न हो, फिर भी उन्हें कोशिश करनी थी। उपस्थित योद्धा ने भी कार्तिक के शब्दों को सुनकर और उसके कार्यों को देखकर अपना भाव बदल दिया। माफ करना, ये कार्तिक मयंक से लड़ रहा है। यह महज इतना है कि गुस्सा बाहर आ गया है, लेकिन इसने मुखिया राज को नाराज कर दिया है। इस शोधन के बाद यदि वह असफल होता है तो मुझे डर है कि उस पर एक बड़ी आफत आने वाली है। मुखिया राज की इकलौती बेटी के जीवन को इतना नजरअंदाज करना, वह भी अपनी मौत को बुला रहा है। उपस्थित योद्धा ने निराशा में सिर हिलाया, जैसे कि उन्होंने निर्धारित कर लिया हो कि कार्तिक का भाग्य बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कार्तिक ने खुद अनसुना कर दिया। उसकी भट्टी बिल्कुल नहीं फटी थी और वह तथाकथित बर्फ की सांस और ज्वाला के संतुलन को जानता था। वह कैसे असफल हो सकता था? हिमगरुड़ खड़ग, बिंगलुआन स्वॉर्ड ने उसे लंबे समय से ज्वालाओं पर पूर्ण नियंत्रण दिया था। पहली औषधीय सामग्री वास्तव में गोली संघनित करने वाली थी। अभी दूसरी औषधीय सामग्री डाली गई थी, लेकिन यह महज फिर से रस विद्या शुरू कर रही थी। उसके बगल में यशवंत, फणीश्वर और मयंक ने भी दूसरी रस विद्या शुरू कर दी। चाहे वे निश्चित हो या नहीं, उन्हें कोशिश करनी ही थी। 1 घंटे से अधिक समय के बाद, बिना किसी संदेह के, उन तीनों ने फिर से भट्टी को फाड़ दिया। हिमशक्ति गोली का शोधन वास्तव में बहुत कठिन है। पर्याप्त शोधन अनुभव के बिना सफल होना लगभग असंभव है। एक बार असफल होने के बाद आप एक संतुलन बिंदु पा सकते हैं। इस तरह की क्षमता, मुझे डर है कि केवल 5वीं श्रेणी का वैद्य ही कर सकता है। ये तीनों लोग केवल चतुर्थ श्रेणी के चिकित्सक हैं और उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ओह, तीनों ने आह भरी। भट्टी में औषधि की शक्ति नष्ट हो गई थी। वे फिर से असफल हो गए और उनके पास कोई मौका नहीं था। यहां तक कि यशवंत का भाव भी थोड़ा उदास था। आखिरकार ये जीवन मरण का मामला था। इसके विपरीत मयंक तुरंत उछल पड़ा, गुस्से से कार्तिक को इंगित किया और कहा, दुष्ट लड़के, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने अभी एक औषधीय सामग्री बर्बाद न की होती तो हम तीनों में से कोई एक निश्चित रूप से इसे फिर से शुद्ध करने में सक्षम होता। हो सकता है कि यह सफल हो जाए। यदि मुखिया राज की बेटी का 3 लंबा और 2 छोटा हो जाता है, भले ही मुखिया राज उदार हों और तुम्हें परवाह न करें, सेनापति तुम्हें बख्श नहीं सकता। वास्तव में मुखिया राज की उदारता कहाँ है?
मयंक ने इस समय ऐसा कहा, लेकिन वह सारा दोष कार्तिक पर डालना चाहता था और उसे रिश्ते को अलग करना पड़ा। उपस्थित योद्धा ने भी सिर हिलाया, इस बार कार्तिक वाकई में बहुत ज्यादा है। केवल लड़ने की भावना के लिए मैंने सामग्री का एक टुकड़ा बर्बाद कर दिया और शोधन का एक अवसर बर्बाद कर दिया। ओह, मुखिया राज उसे बख्श नहीं सकते। बगल में मुखिया राज का चेहरा इतना काला था कि स्याही टपक रही थी और उनका दिल और भी दर्द में था। क्या ये खत्म हो गया है? हिमश्वेता, क्या वह वास्तव में निराश है? समय की कमी के तहत मैं 5वीं श्रेणी के वैद्य को आमंत्रित नहीं कर सकता। अब औषधीय सामग्री समाप्त हो गई है। यशवंत, फणीश्वर और मयंक के असफल होने के बाद उन्हें वास्तव में कोई आत्मविश्वास नहीं रहा था। कार्तिक, मुखिया राज अचानक दांत पीसने लगे, लेकिन अगले ही सेकंड उन्होंने फिर से आह भरी, हे भूल जाओ, यह उसकी गलती नहीं है। अप्रत्याशित रूप से उनकी आहट अभी ही गिरी थी और एक चौंकाने वाली ठंडी सांस अचानक कार्तिक की शोधन भट्टी में आकाश में उठ गई, जिससे उपस्थित योद्धा एक ही समय में चौंक गए। मुखिया राज का भाव चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मुखिया राज ने आशा भरी नजर से कार्तिक की शोधन भट्टी को निहारा। कार्तिक हल्के से मुस्कुराया और धीरे से अपना हाथ हिलाया और भट्टी में बैंगनी ज्वाला तुरंत गायब हो गई। फिर एक मजबूत ठंडी सांस ने पूरे स्थल को घेर लिया और कम आधारभूत स्तर वाले लोग तो सीधे कांप उठे। इतनी मजबूत बर्फीली सांस, क्या ऐसा हो सकता है? हिमशक्ति गोली का शोधन सफल रहा। यशवंत, फणीश्वर और मयंक ने भी सीधे कार्तिक की औषधि भट्टी को घूरा। हे! कार्तिक हल्के से हंसा, मुखिया राज की ओर देखा और कहा, सौभाग्य से आपके जीवन का अपमान नहीं किया, हिमशक्ति गोली पूरी हो गई। वास्तव में सफल। मुखिया राज अपने चेहरे पर खुशी को रोक नहीं सके। मैंने देखा कि कार्तिक ने फिर से अपना हाथ हिलाया और भट्टी से 2 सफेद पूरी तरह से गोल गोलियां उड़ गईं। ये वास्तव में एक हिमशक्ति गोली है। यशवंत और तीनों लोग पहले चौंक गए और फिर चिल्लाए, 2 कैसे हैं? 2 हिमशक्ति गोलियां। मुखिया राज भी दंग रह गए। कार्तिक ने कंधे उचकाए और मुखिया राज से कहा, मुझे नहीं पता कि मुखिया राज की बेटी का विपरीत प्रभाव कैसा चल रहा है। यदि विपरीत प्रभाव बहुत गंभीर है और एक हिमशक्ति गोली पूरी तरह से बेअसर नहीं कर सकती है, तो ये परेशानी होगी। इसलिए कार्तिक ने मुखिया राज की बेटी की रक्षा के लिए बस 2 गोलियों का शोधन किया। बेशक 2 सामग्री का उपयोग किया गया था। कार्तिक मुस्कुराया और कहा, क्या? मुखिया राज के चेहरे को देखकर इतना आश्चर्य हुआ, क्या ये दूसरों की तरह हो सकता है? ये सोचकर कि कार्तिक अभी प्रतिशोधी था, सामग्री बर्बाद कर रहा था। मुखिया राज के चेहरे पर अजीब सा रंग झलका और वह मुस्कुराए, बेशक नहीं, मैं स्वाभाविक रूप से छोटे भाई कार्तिक पर विश्वास करता हूँ। छोटा भाई कार्तिक लोगों के बीच एक अजगर और फीनिक्स है, जिसमें असाधारण प्रतिभा और परिपक्व दिमाग है। मैं किसी प्रतिशोध की बात पर विश्वास नहीं करता। तो ऐसा है। कार्तिक मुस्कुराया और कहा, मैं चाहता हूं कि मुखिया राज जैसा चरित्र मुझे कैसे गलत समझ सकता है। वह तो है। मुखिया राज हंसे। कार्तिक ने मुखिया राज को 2 हिमशक्ति गोलियां सौंपी और कहा, मुखिया राज को पहले गोलियां लेनी चाहिए और लिन्युवान उनकी बेटी को बचाना चाहिए। यदि 2 गोलियां पर्याप्त नहीं हैं, तो मुखिया राज की क्षमता के साथ, चूंकि वह कम समय में 8 सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं, मुझे डर है कि अधिक प्रतियां ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। कार्तिक एक बार फिर मुखिया राज के लिए औषधि का शोधन करने के लिए भट्टी खोलेगा। मुखिया राज ने विनम्रतापूर्वक अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं छोटे भाई कार्तिक का धन्यवाद करना चाहूंगा। आखिरकार मुखिया राज ने 2 हिमशक्ति गोलियां लीं और तुरंत जगह से गायब हो गए। मुखिया राज चले गए, लेकिन उपस्थित योद्धाओं के भाव सभी बदल गए। कार्तिक पर निगाहें डर से भरी हुई थीं। मेरे भगवान, कार्तिक वास्तव में शोधन में सफल रहा। हिमशक्ति गोली, यहां तक कि 5वीं श्रेणी का वैद्य भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि यह एक बार सफल होगी। वह अच्छा है और सीधे 2 गोलियों का शोधन करता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कार्तिक की औषधि शोधन क्षमता यशवंत और उन तीनों से बेहतर है? क्या आपने देखा है कि मुखिया राज उसके प्रति बहुत दयालु हैं? क्या ऐसा नहीं है? बैजू, हिमश्वेता मुखिया राज की हथेली में मोती है। जब वह इस बार बच जाती है, तो मुखिया राज स्वाभाविक रूप से उसे अच्छी तरह से चुकाएंगे। उपस्थित योद्धाओं के बीच बहुत चर्चा हुई। उनकी राय में, आज का कार्तिक न केवल एक युद्ध कला प्रतिभा है जिसने व्यूगोंगजी एक योद्धा का नाम को हराया, वह युवा पीढ़ी का प्रमुख वैद्य भी है। युद्ध कला प्रतिभा, वैद्य प्रतिभा, चाहे वह कोई भी उपाधि हो, विस्मयकारी होने के लिए पर्याप्त है। जब 2 उपाधियां एक ही व्यक्ति पर एक साथ एकत्र होती हैं, तो इसे अप्रतिभा से वर्णित नहीं किया जा सकता है, यह महज एक दानव है। बगल में यशवंत और फणीश्वर ने उपस्थित योद्धा की बातचीत सुनी। यशवंत और फणीश्वर ने निराशा में सिर हिलाया, लेकिन केवल कुछ बार हंसे। केवल मयंक ही घृणा से भरा था। इस क्षण हत्यारे सेनापति उसके पास आया और धीमी आवाज में पूछा, सेनापति मयंक, ये कार्तिक है जिसने हिमशक्ति गोली का शोधन किया। हमें पहले मुखिया राज से पूछना मुश्किल होना चाहिए। धत्तेरे की। मयंक ने ठंडे स्वर में कार्तिक को घूरा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा था।
दुष्ट लड़के, मेरे बड़े व्यवसाय को तोड़ा। वास्तव में कार्तिक ने उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं किया, यह महज इतना है कि उसका कौशल दूसरों जितना अच्छा नहीं था। भले ही कार्तिक इस बार सफल नहीं हुआ, वह केवल असफल होगा। हालांकि कार्तिक की सफलता ने उसे ईर्ष्यालु बना दिया और सारी जिम्मेदारियां कार्तिक पर डाल दी गईं। वह कार्तिक मुझे कैसे थोड़ा परिचित लगता है। मयंक सेन और मयंक वीर ने अचानक दूर नहीं कार्तिक की ओर देखा, खुद से बड़बड़ाते हुए। ओह, हत्यारे सेनापति ने पूछा, क्यों, क्या तुम ना कार्तिक को जानते हो? दोनों ने एक ही समय में सिर हिलाया और कहा, उसने एक मुखौटा पहन रखा है और निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन यह एक छोटे से कचरे जैसा दिखता है जिसे हम पहले जानते थे। छोटा कचरा। हत्यारे सेनापति और मयंक दोनों दंग रह गए। जैसे ही वे कुछ कहना चाहते थे, अचानक एक ठंडी सांस ने उन्हें घेर लिया। सेनापति बैजू बैजू गुवानशी उनके बगल में हवा से बाहर निकले और ठंडी आवाज में पूछा, कुछ लोगों का मतलब है, छोटा भाई कार्तिक, जिसने मेरे बैजू परिवार की बेटी को बचाया, क्या वह एक कचरा है? हत्यारे सेनापति ने उन चारों को अचानक और जल्दी से कहा, यह महज एक गलतफहमी है, हम महज लापरवाही से बात कर रहे हैं। हम्फ। सेनापति बैजू ने ठंडी सांस ली। बगल में स्पष्ट रूप से कुछ योद्धा थे जिन्होंने हत्यारे सेनापति चार की बातचीत सुनी और अचानक कटाक्ष दिखाया। सेनापति मयंक, कार्तिक जैसा एक महाप्रतिभा वास्तव में तुम्हारे मुंह में एक छोटा कचरा है। हे, मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम्हारे मयंक परिवार में दूसरों की प्रतिभाओं का न्याय करने के लिए इतना उच्च मानक है। यह महज इतना है कि अगर कार्तिक कचरा है, तो यह क्या है कि सेनापति मयंक हिमशक्ति गोली का शोधन भी नहीं कर सकता है। इस बार बैजू परिवार में आए कई योद्धा गुफा रहस्य क्षेत्र डोंगजुआन में प्रसिद्ध योद्धा थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें मयंक और अन्य लोगों से डरने की जरूरत नहीं थी, नहीं वे अपना चेहरा बेचेंगे। योद्धा युद्ध कला का पीछा करते हुए ज्यादातर लापरवाह लोग होते हैं, तुम क्या कहते हो? तुम लोग। मयंक का चेहरा तुरंत काला हो गया, लेकिन वह हमला नहीं कर सका। इस क्षण मयंक सेन और मयंक वीर कुछ कहना चाहते थे। हत्यारे सेनापति ने जल्दबाजी में डांटा, चुप रहो, क्या ये पर्याप्त शर्मनाक नहीं है? बहुत देर बाद मुखिया राज एक शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आए। ऐसा लग रहा था कि दो हिमशक्ति गोलियों ने काम किया था। मुखिया राज सीधे कार्तिक के पास गए और फिर उन्होंने ईमानदारी से अपने हाथ जोड़े, कहा, छोटे भाई कार्तिक, छोटी लड़की का विपरीत प्रभाव बेअसर हो गया है और अब ये कोई समस्या नहीं है। बधाई हो मुखिया राज। कार्तिक हल्के से मुस्कुराया। बधाई हो मुखिया राज, बधाई हो मुखिया राज। उपस्थित योद्धाओं ने एक के बाद एक सलाम किया। सभी। मुखिया राज ने जोरदार आवाज में कहा, आज छोटी लड़की ठीक हो जाती है। छोटे भाई कार्तिक के औषधि शोधन कौशल के अलावा हम आपके समर्थन पर भी निर्भर करते हैं। आज मैं आप सभी को बैजू को एक चेहरा देने और भोज के लिए बैजू के घर पर रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुखिया राज 4 ऋतु नगर सीजन सिटी के शहर के मालिक हैं और वह बैजू परिवार के मुखिया भी हैं। वह सभी शक्तियों के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोकप्रियता बहुत अच्छी है और इस बार कई योद्धा आए। मैं मुखिया राज को परेशान कर रहा हूं। योद्धा सभी मुस्कुराए। इस समय माहौल उत्कृष्ट है। छोटे भाई कार्तिक, आज मेरे साथ कुछ और पे लो। मुखिया राज ने सौहार्दपूर्वक कार्तिक से कहा। सभी योद्धाओं ने अचानक ईर्ष्या दिखाई और मुखिया राज के साथ पे पीना एक बड़ा सम्मान था। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, मुखिया राज का धन्यवाद, कार्तिक के पास अभी भी महत्वपूर्ण काम है, मुझे डर है कि मैं इस भोज को नहीं खा पाऊंगा। ओह, यह इतना जरूरी क्यों है, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मुखिया राज ने पूछा। यह कोई छोटी बात नहीं है। मुखिया राज परेशान न हो और कार्तिक इसे खुद ही हल कर सकता है। कार्तिक ने हल्के से कहा। ये देखकर कि कार्तिक वास्तव में अब और नहीं रहना चाहता था, मुखिया राज अब और नहीं रहना चाहते थे और कहा, छोटे भाई कार्तिक, इस बार मैंने छोटी लड़की के जीवन को बचाने के लिए एक हिमशक्ति गोली का अभ्यास किया। जैसा कि मैंने पहले वादा किया था, मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ। चिंता मत करो, जब तक मेरा बैजू परिवार इसे कर सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। मुखिया राज ने ईमानदारी से वादा किया। कार्तिक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मुखिया राज की हवेली में 6 रत्न विलक्षण जिनसिंग 6 ट्रेजर्स लिंगलोंग जिनसिंग हैं। 6 रत्न विलक्षण जिनसिंग। मुखिया राज ने माथे पर शिकन डाली। कुछ गपशप योद्धा भी हैरान थे जब उन्होंने सुना 6 रत्न विलक्षण जिनसिंग। वह चतुर्थ चरण की शिखर औषधीय सामग्री है। ये योद्धा के आधारभूत स्तर को हवा से बाहर बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि गुफा रहस्य क्षेत्र डोंगजुआन योद्धा भी इसका सपना देखते हैं। दुर्भाग्य से वह दुर्लभतम प्राकृतिक खजानों में से एक है। 4 ऋतु नगर में कई सालों से प्रकट नहीं हुआ है। जब गपशप योद्धाओं ने 6 रत्न विलक्षण जिनसिंग के 6 अक्षर सुने, तो उनकी आंखें स्पष्ट रूप से चमक रही थीं। मुखिया राज ने गहरी आवाज में कहा, छोटे भाई कार्तिक, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि यह चीज कितनी दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूं, ये वास्तव में मेरे बैजू परिवार के पास नहीं है।
कार्तिक थोड़ा निराश था, लेकिन उसने बहुत पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। 6 रत्न विलक्षण जिनसेंग चतुर्थ श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी खजाने में है, ठीक वैसे ही जैसे तृतीय श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी खजाने में दानव रक्त यानिक्सिन फल डेमन ब्लड यानिक्सिन फ्रूट है। यहाँ तक कि बैजू परिवार के पास भी नहीं है। मुखिया राज ने जारी रखा, इस बारे में क्या, मैं बैजू परिवार की शक्तियों को संगठित करूंगा और तुम्हारे लिए इसे खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि मैं इसे पूरा कर सका, तो मैं तुम्हें तुरंत सूचित करूंगा। ठीक है, मुखिया राज। कार्तिक ने सिर हिलाया। यह महज इतना है कि जब मुझे यह मिल जाता है, तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकता हूं? मुखिया राज ने पूछा। सरल, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस शिकारी धाम डेमोन हंटिंग पैलेस जाओ और कुछ 100 टैल मुद्रा खर्च करो, मुझे खोजने के लिए एक संदेश भेजो, और कार्तिक तुरंत बैजू के घर आ जाएगा। ठीक है, मुखिया राज ने सिर हिलाया, कल मैं किसी को इसके बारे में पूछताछ करने के लिए भेजूंगा, और जैसे ही मुझे खबर मिलेगी, मैं छोटे भाई कार्तिक को तुरंत सूचित करूंगा। धन्यवाद। कार्तिक ने धन्यवाद दिया और फिर चला गया। हालांकि उसने कुछ कदम नहीं उठाए इससे पहले कि उसे कुछ याद आया, मुड़ गया और कहा, मुखिया राज, क्या तुम कार्तिक की थोड़ी मदद कर सकते हो? बस कहो, बैजू परिवार ने कहा। कार्तिक ने कहा, कार्तिक को कुछ काम है, इसलिए वह कार्य सौंपने के लिए वायुनगर बायबू शहर नहीं जाएगा। क्या मैं मुखिया राज को किसी को कार्य समाप्त करने के लिए भेज सकता हूँ? जब तक कार्य पोस्ट करने वाला व्यक्ति कार्य पूरा होने की घोषणा नहीं करता, तब तक शिकारी धाम में लोग स्वचालित रूप से कार्य पूरा करने वाले शिकारी के लिए कार्यांक रिकॉर्ड कर लेंगे। हे, एक तुच्छ बात से ज्यादा कुछ नहीं। मुखिया राज मुस्कुराए। तो कार्तिक विदा लेता है। कार्तिक ने कहा, मुड़ गया और जल्दी से बैजू परिवार को छोड़ दिया। इस क्षण दूसरी ओर मयंक, जिसका चेहरा हमेशा काला था, उसने देखा कि कार्तिक चला गया है, और फिर शर्माते हुए मुखिया राज के पास गया। मुखिया राज। मयंक झुका और कहा, मुझे नहीं पता कि उसने पहले क्या वादा किया था। मुखिया राज ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति मयंक वायुनगर पवित्र रत्न निगम शेनबाओ फर्म की एक शाखा को 4 ऋतु नगर सीजन सिटी में खोलने की बात कर रहा है। मुखिया राज ने जारी रखा, हालांकि सेनापति मयंक हिमशक्ति गोली को सफलतापूर्वक शोधित करने में विफल रहा, मैं तुम्हारे अनुरोध को भी स्वीकार करता हूं। यह मामला, तब मुखिया राज बस हाँ कहना चाहता था, लेकिन बगल में सेनापति बैजू गुवानशी आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ओह, ऐसा हुआ। मुखिया राज ने माथे पर शिकन डाली और कहा, सेनापति मयंक, ये पता चला है कि तुम्हारी आंखों में छोटा भाई कार्तिक ऐसा महाप्रतिभा, इतना असहनीय और एक कचरा है। हे, ऐसा लगता है कि मेरा बैजू परिवार तुम्हारी आंखों में उतना ही है। 4 ऋतु नगर में एक शाखा खोलने का तुम्हारा मामला, जाने दो। मुखिया राज ने गुस्से में अपनी आस्तीन हिलाई और मयंक पर ध्यान दिए बिना जाने के लिए मुड़ गए। जाहिर है, सेनापति बैजू ने उल्लेख किया कि मयंक के 4 लोगों ने कहा था कि कार्तिक एक छोटा कचरा है। अब जब बैजू परिवार का मुखिया कार्तिक के स्नेह को विरासत में लेता है, तो वह स्वाभाविक रूप से मयंक के 4 लोगों के शब्दों से घृणा महसूस करता है। मुखिया राज, वह एक गलतफहमी थी। मयंक चिंतित था, लेकिन मुखिया राज से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कहानी का प्रवाह स्वाभाविक रहेगा, जिसमें कोई अतिरिक्त शीर्षक, टिप्पणी या अनावश्यक विराम नहीं होगा। चतुर्थ नगरी के बाहर एक बड़ा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। काफिले का नेतृत्व 2 वृद्ध पुरुष कर रहे थे, जिनमें से एक, मंथन, उच्च साधक स्तर की शक्ति रखता था, उनके पीछे दर्जनों व्यापारी गाड़ियां थीं। वाहन समूह के चारों ओर दर्जनों रक्षक थे, सभी शिष्य स्तर के योद्धा थे। इतनी शक्तिशाली सुरक्षा के कारण कोई भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि दोनों बुजुर्गों को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि एक झंडे पर था जो गाड़ी पर लगा हुआ था। जब तक वह झंडा वहां था, किसी की मजाल नहीं थी कि वे उनके व्यापारिक सामान पर बुरी नजर डालें, क्योंकि उस झंडे पर मुरोंग शब्द लिखा था। ये साक्ष्यो फर्म का माल था। कोई इसे लूटने की हिम्मत नहीं करता था, और कोई भी उत्तरी पर्वत के मुरोंग परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। दोनों बुजुर्ग भी श्वेत नगरी स्थित साक्ष्यो फर्म के प्रमुख थे। एक का नाम मुरोंगजित और दूसरे का नाम मुरोंगवीर था। दोनों धीरे धीरे गाड़ी हाँक रहे थे, मानो उन्हें कोई जल्दी ना हो। मुरोंगजित अचानक बोला, मुझे नहीं पता कि कल प्रमुख मुरोंगछाया को क्या हुआ। चतुर्थ नगरी के बैजनाथ परिवार से लौटने के बाद उनका चेहरा काला पड़ा हुआ था। मुरोंगवीर मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने नहीं सुना? कल वह रुधिर औषधि बनाने में विफल रहे। इसके विपरीत कार्तिक, जिसका वह हमेशा मजाक उड़ाते थे, ने इसे बना लिया। इतने लोगों के सामने उन्हें मात मिली, तो क्या वह खुश दिखेंगे? ये भी सच है कि हमारी फर्म को चतुर्थ नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली, और इसका कारण भी कार्तिक ही था। कार्तिक, मुरोंगजित ने भरी कुटी से कुड़ी। क्या वह वही नीलशिखा है? वही मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने राजकुमार लाख को हराया था, और वह एक शक्तिशाली रसायनज्ञ भी है। छी, मुरोंगवीर ने उपेक्षा से कहा, प्रतिभाशाली होने से क्या होता है?
अब प्रमुख मुरोंगछाया किसी भी कीमत पर उसकी जान लेना चाहते हैं। रुको, देखना अगले कुछ दिनों में उस कार्तिक का हाल क्या होता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक हवा से एक ठंडी आवाज विचित्र ढंग से आई। ओह, ऐसा है क्या? कौन कौन बोल रहा है? मुरोंगजित का चेहरा ठंडा पड़ गया। चूहा कहीं का, जल्दी से सामने आओ, मुरोंगवीर ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, एक अजीब सी आकृति उसके बगल में प्रकट हुई। छिपकर हमला करना चाहते हो? मौत को न्योता दे रहे हो? मुरोंगजित चिल्लाया और उसने अपनी हथेली से उस आकृति पर जोरदार वार किया। आकृति की गति बहुत तेज थी, जैसे पहले से ही योजना बनाई गई हो और पता नहीं क्या करना था। जैसे ही आकृति चमकी, वह तेजी से पीछे हट गई। मुरोंगजित को हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। मुरोंगजित अभी पीछा करना ही चाहता था, लेकिन अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्योंकि उसके बगल में मुरोंगवीर की छाती और दिल में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिससे खून बह रहा था। मुरोंगवीर की आंखें काली पड़ गईं, उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ, वह होश खो चुका था। मुरोंगवीर। मुरोंगजित सदमे में था, एक प्रतिष्ठित साधक स्तर का योद्धा एक पल में मारा गया। तुम कौन हो? मुरोंगजित डर गया और सामने खड़ी आकृति की ओर देखते हुए पूछा। हे, आकृति हंसा और ठंडी आवाज में बोला, क्या मुरोंग परिवार के लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं? क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि कार्तिक के अच्छे दिन आने वाले हैं? जैसे ही आकृति बोला, बैंगनी लपटों का एक सागर संघनित हुआ, जिसने आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। यह आकृति कार्तिक था, नील शिखा कार्तिक। मुरोंगजित ने सामने वाले व्यक्ति को पहचान लिया। तुम क्यों हमारे मुरोंग परिवार के काफिले को रोककर हमें फंसा रहे हो और एक प्रमुख को मार रहे हो? क्या तुम हमारे मुरोंग परिवार को भड़काना चाहते हो? मुरोंगजित ने ठंडी आवाज में कहा। बैंगनी लपटों ने सभी रक्षकों और काफिले को घेर लिया था। मुरोंगजित ने सख्ती दिखाई, लेकिन उसके दिल में जरा भी आत्मविश्वास नहीं था, अन्यथा वह अपने परिवार का नाम लेकर कार्तिक पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। वह कार्तिक की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाया, बस इतना महसूस किया कि कार्तिक के शरीर में कोई सांस नहीं है। लेकिन वह जानता था कि राजकुमार लाक ने एक बार साधक स्तर के योद्धा को मार डाला था, और कार्तिक ने राजकुमार लाक को हराया था और साधक स्तर के पहले स्तर के मुरोंगवीर को मार डाला था। इसलिए उसके विचार में कार्तिक में कम से कम साधक स्तर या उससे ऊपर की शक्ति थी। वह खुद साधक स्तर के पहले स्तर पर था, भले ही उसके पीछे रक्षक हों, वह निश्चित रूप से साधक स्तर के तीसरे स्तर वाले को नहीं हरा सकता था। मुरोंगजित के सवाल का कार्तिक ने जवाब नहीं दिया। इस हरकत ने मुरोंगजित को और भी ज्यादा घबरा दिया। कार्तिक, यह मत सोचो कि तुम मार्शल आर्ट्स के प्रतिभाशाली हो, एक चतुर्थ श्रेणी के रसायनज्ञ हो, तो तुम इतने अभिमानी हो सकते हो। क्या तुम जानते हो कि हम किस महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु को ले जा रहे हैं? और क्या तुम जानते हो कि हम छाया मीनार के साथ व्यापार करने जा रहे हैं? जल्दी से समझदारी दिखाते हुए यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा अगर तुम इस व्यापारिक माल को लूटना चाहते हो, तो उत्तरी पर्वत क्षेत्र की 2 महाशक्तियों द्वारा पीछा किए जाने के लिए तैयार रहो। मुरोंगजित के विचार में, उसकी धमकी कार्तिक को वापस डराने के लिए काफी थी। उत्तरी पर्वत क्षेत्र की 2 प्रमुख शक्तियों के पीछा को कोई भी सहन नहीं कर सकता था। हा, कार्तिक हंसा, मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसे मैं मारना चाहता हूँ, वह तुम हो, और जिसे मैं लूटना चाहता हूँ, वह यही व्यापारिक माल है। उसके बाद कार्तिक तुरंत मुरोंगजित की ओर बढ़ा। वह बैंगनी लपटों से घिरा हुआ था और शक्तिशाली लग रहा था। अच्छा नहीं, मुरोंगजित का चेहरा बदल गया और उसे एहसास हुआ कि वह कार्तिक का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन एक मार्शल आर्ट्स के योद्धा की शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण उसने फिर भी पूरी ताकत से वार किया। मूल रूप से ये सिर्फ यूं ही किया गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। जब उसकी मुट्ठी कार्तिक से टकराई तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फू, कार्तिक के मुंह से खून निकला, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जो लोग साधक स्तर तक खेती कर सकते हैं, वे ज्यादा मूर्ख नहीं होते और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। नहीं, तुम्हारे पास साधक स्तर की शक्ति बिल्कुल नहीं है। मुरोंगजित पहले आश्चर्यचकित हुआ और फिर तुरंत कार्तिक की शक्ति को भांप लिया। तो क्या हुआ? कार्तिक मुस्कुराया, तुमने अब प्रतिक्रिया दी है, बहुत देर हो चुकी है। मुरोंगजित कार्तिक की बात नहीं समझा, लेकिन अगले ही पल वह समझ गया और वह फिर से घबरा गया। क्योंकि जैसे ही उसने कार्तिक पर मुक्का मारा था, कार्तिक के हाथ में अचानक एक दिव्य तलवार प्रकट हुई जो समृद्ध बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। दिव्य तलवार को बाहर निकाला गया और मुरोंगजित के पास अपनी मुट्ठी बंद करने और पीछे हटने का समय नहीं था। चीख की आवाज, यह एक पतले कागज को छेदने जितना आसान था। मुरोंगजित का दिल तुरंत छेदा गया। कैसे कैसे हो सकता है? मुरोंगजित के चेहरे पर अविश्वास था। मर जाओ, कार्तिक ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। हिमलुवान तलवार की अत्यधिक ठंडक तेजी से मुरोंगजित के शरीर में फैल गई, जिससे उसके आंतरिक अंग तुरंत नष्ट हो गए। मुरोंगजित ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर में जीवन शक्ति लगातार गायब हो रही थी।
उसे नफरत थी। अगर उसने कार्तिक की शक्ति को पहले ही देख लिया होता तो वह कभी नहीं मरता। कुछ ही सेकंड के भीतर वह भी मुरोंगवीर की तरह, उसकी आंखें काली पड़ गईं, उसने होश खो दिया और फिर मर गया। मुरोंगजित के मरने पर कार्तिक मुस्कुराया और फिर उसके शरीर में एक जलन भरा दर्द हुआ। अभी अभी मुरोंगजित ने पूरी ताकत से मुक्का मारा था और उसके आंतरिक अंगों को गंभीर रूप से चोट पहुंची थी। साधक स्तर और साधक स्तर से नीचे की शक्ति के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जिस समय राजकुमार लाक एक साधक स्तर के पहले स्तर के योद्धा को मारने में सक्षम था तो उसके पीछे कई कारक थे। वह मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों, पृथ्वी स्तर के मार्शल आर्ट्स आदि जैसे गुप्त कार्डों की एक श्रृंखला पर निर्भर था। कोई कल्पना कर सकता है कि साधक स्तर कितना शक्तिशाली है। सामान्य तौर पर मुरोंगजित का मुक्का साधक स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा को मारने के लिए काफी था। सौभाग्य से कार्तिक के अदृश्य मुखौटे ने उसकी कुछ शक्ति को निष्प्रभाव कर दिया और शुद्ध प्राण शक्ति के आवरण ने भी कुछ हिस्से को निष्प्रभाव कर दिया। अंत में एक मजबूत शरीर पर भरोसा करके वह मुश्किल से टिका रहा। इसके बावजूद यह अभी भी एक गंभीर चोट का अंत था। हालांकि मुरोंग परिवार के 2 साधक स्तर के लोगों को मारना लागत के लायक था। सामान्य तौर पर नील शिखा की मदद से भी वह पूरी ताकत से साधक स्तर के योद्धा को मारने में सक्षम नहीं होता। हालांकि अदृश्य मुखौटे के छिपी हुई सांस के विशेष प्रभाव, उनकी हत्या की रणनीति और छिपने की क्षमता के साथ मिलकर, भले ही वह मुरोंगजित और मुरोंगवीर से कुछ ही कदम दूर थे, दोनों उसे ढूंढ नहीं पाए। अंत में हिमलुवान तलवार की अजेय तेजधार पर भरोसा करके उसने एक ही झटके में मुरोंगवीर की हत्या कर दी। अंत में उसने मुरोंगजित के हाथ का फायदा उठाया और मुरोंगजित को मार डाला। जब तक उसे हिमलुवान तलवार को बाहर निकालने का मौका दिया गया, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। हिमलुवान तलवार दुनिया की सबसे शक्तिशाली बैंगनी आत्मा के रूप में और सबसे अंधेरे गहरे बैंगनी रंग के साथ, कोई भी इसकी तेज धार का विरोध नहीं कर सकता। शुरुआत में मुरोंगछाया को इसलिए नहीं मारा जा सका क्योंकि कार्तिक केवल एक प्राप्त स्थिति में था और उसके पास कोई मौका ही नहीं था। लेकिन अब अर्ध साधक की युद्ध शक्ति और गति आसानी से मौके को खोज सकती है। कार्तिक ने एक लंबी सांस छोड़ी। बैंगनी लपटों से घिरे दर्जनों रक्षक कार्तिक को घबराए और परेशान होकर देख रहे थे। 2 साधक स्तर के प्रमुखों को मार दिया गया था, जिससे वे बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और यहां तक कि हलचल करने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। कार्तिक ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी, अपनी बड़ी हथेली को हिलाया और बैंगनी लपटों का सागर सिकुड़ने लगा। नहीं, स्वामी कार्तिक, हमें माफ कर दो। कई रक्षक दया की भीख मांगने के लिए घुटनों पर बैठ गए। हम उससे भीख क्यों मांगते हो? उसने हमें मार डाला, परिवार हमारा बदला लेगा। नील शिखा कार्तिक, तुम हमसे भी बुरे मरोगे। कुछ कठोर शरीर वाले रक्षक भी थे जो गालियां दे रहे थे। कार्तिक ने ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता कि मैं मरने वाला हूं या नहीं, लेकिन अब तुम मर चुके हो। यह इसलिए है क्योंकि तुम उत्तरी पर्वत के मुरोंग परिवार से संबंध रखते हो। आवाज कम हो गई। ज्वाला दस्तानों की वृद्धि के साथ बैंगनी ज्वाला का सागर ने इन दर्जनों रक्षकों और व्यापारिक वस्तुओं को पूरी तरह से निगल लिया। हिमलुवान तलवार के अस्तित्व को प्रकट नहीं करना चाहिए। बेशक उसकी गति अभी बहुत तेज थी और हिमलुवान तलवार को एक वार के साथ हटा दिया गया था। केवल साधक स्तर का योद्धा ही उसकी गतिविधियों का पता लगा सकता था और शिष्य स्तर ने अभी तक उस दर्शन को नहीं पाया था। मुरोंगवीर को प्रतिक्रिया देने से पहले ही मार दिया गया था। केवल मुरोंगजित ने अंत में प्रतिक्रिया दी और हिमलुवान तलवार के अस्तित्व को देखा, लेकिन वह भी मर गया। किसी भी मामले में शेष सभी रक्षक भी मर जाएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी रक्षकों को मार दिया गया और व्यापारिक संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। कार्तिक ने इस जगह पर लाशों से मार्शल आत्माओं को अवशोषित किया और फिर उनसे ब्रह्मांड बैग ले लिया। एक छलांग और तेजी से दूरी की ओर निकल गया। बस इसी समय दूर से लोगों का एक बड़ा समूह तेजी से हमला कर रहा था। आगे राजकुमार लाक था, जिसके पीछे काले कपड़ों में भयानक आभा वाले पुरुषों का एक समूह था, जिनका चेहरा ढका हुआ था, जो स्पष्ट रूप से छाया मीनार के हत्यारे थे। कार्तिक, ये सच में कार्तिक है, मैंने दूर से उसकी बैंगनी लपटों को देखा। राजकुमार लाक के आने के बाद उसने हर जगह लाशों और तेजी से जा रहे कार्तिक को देखते हुए अपने दांत पीसे। मेरे बेटे, जाओ और उसे पकड़ो। काले कपड़े वाले एक बूढ़े ने राजकुमार लाक से कहा। क्या हो रहा है? राजकुमार लाक ने हुंकार भरी, क्या तुम कार्तिक का इरादा नहीं समझ सकते? उस आदमी ने अभी अभी हमारे मुरोंग परिवार के साथ व्यापार किए गए सामान को लूट लिया और उसने ये साफ कर दिया कि वह बदला ले रहा था। कुछ दिन पहले छाया मीनार के हत्यारे के घात का बदला ले रहा था और कल मुरोंग छाया के निशाना बनाने का बदला ले रहा था। अगर तुम जाते हो और उसका पीछा करते हो तो यह क्या है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह युवक उससे डरता है? तुम्हें उससे निपटने के लिए छाया मीनार की शक्ति पर भरोसा करना होगा। राजकुमार लाक ने कार्तिक की ओर देखा जो दूर जा चुका था, अपने दांत पीस कर कहा, कार्तिक, ये युवक तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हें अपने हाथों से हराएगा।
चतुर्थ नगरी के बाहर एक घने वन में कार्तिक तेजी से भाग रहा था। कुछ ही देर बाद उसका आंकड़ा अचानक डगमगा गया, लड़खड़ा गया, लगभग खड़ा नहीं हो सका और रुक गया। फू! कार्तिक के मुंह से खून निकला। उसकी चोट इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वह इसे बनाए नहीं रख सका। उसने पास में एक पहाड़ी को बेतरतीब ढंग से ढूंढा, एक बड़ी हथेली को हिलाया और एक गुफा को बाहर निकाल दिया। कार्तिक अंदर चला गया, कुछ छिपाव किया, छेद को ढक दिया, पूरी तरह से जमीन पर बैठ गया, जोर से हाँफ रहा था। साधक स्तर के पूरे मुक्के की शक्ति इतनी जबरदस्त है। अगर अदृश्य मुखौटे और शुद्ध प्राण शक्ति के आवरण ने शक्ति के कुछ हिस्से को निष्प्रभाव नहीं किया होता, तो उसका शरीर काफी मजबूत था। मुझे डर है कि वह इस पल मर गया होता। साधक स्तर और अर्ध साधक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, जो आसानी से एक पल में मारने के लिए काफी है। ये केवल कार्तिक, एक परिवर्तनशील, था जो बच गया। अगर कोई और होता तो वह बहुत पहले मर गया होता। इसके बावजूद उसकी चोटें भी बेहद गंभीर थीं। ये कहा जा सकता है कि यह कार्तिक परिवार छोड़ने के बाद से सबसे बुरी चोट थी। आज उसने जो किया वह वास्तव में बहुत खतरनाक था, लेकिन उसे ये दोबारा करना पड़ा। कल बैजनाथ परिवार में मुरोंगछाया और मुरोंगवीर का संवाद सुनने के बाद से वह योजनाएं और रणनीतियां बना रहा था। उत्तरी पर्वत का मुरोंग परिवार और छाया मीनार हर 3 महीने में चतुर्थ नगरी के बाहर एक मध्यम पैमाने का लेन देन करते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है, बहुत से लोग इसे जानते हैं। हालांकि लेन देन कभी नहीं हुआ है और किसी ने भी दोनों व्यापारिक वस्तुओं के विचार पर हावी होने की हिम्मत नहीं की है। आज कार्तिक चतुर्थ नगरी के बाहर घात लगाकर बैठा था, उनके लोगों को मार रहा था और उनकी व्यापारिक संपत्तियों को जला रहा था, जिसका केवल एक ही उद्देश्य था। चूंकि वह साधक स्तर के छठे स्तर के मुरोंगछाया को मारने से निपट नहीं सका, वह केवल मुरोंगछाया को अपने सिर को ढूंढने के लिए मजबूर कर सकता था और उसे नीलनगर जाने का कोई मौका नहीं मिला। काफिले में व्यापारिक वस्तुएं सभी बड़ी संख्या में साधारण थीं, और अगर वे जल भी गईं तो कोई बात नहीं। वास्तव में मूल्यवान और कीमती व्यापारिक वस्तुएं वास्तव में मुरोंगवीर, मुरोंगजित और कुछ रक्षकों के ब्रह्मांड बैगों में थीं। अब ये कार्तिक के हाथों में है। इस बार उसने खुलेआम सामान छीन लिया और मुरोंगछाया को उसे हर कीमत पर ढूंढना होगा और सामान वापस लाना होगा। उससे पहले मुरोंगछाया को नीलनगर जाकर कार्तिक परिवार से निपटने का कोई मौका नहीं मिला। कम से कम मुरोंगछाया की नजरों में नीलनगर में कार्तिक परिवार केवल एक छोटा परिवार था जिसे आसानी से नष्ट किया जा सकता था। ये केवल एक मामूली मामला था, लेकिन लूटी गई वस्तुओं का ये बैच एक बड़ा मामला था। हालांकि कार्तिक परिवार के पास अब दानव शिकार आदेश का जीवन रक्षक कार्ड है, लेकिन सब कुछ में दुर्घटनाएं होती हैं। ये बेहतर होगा अगर कार्तिक परिवार को मुरोंग परिवार के किसी भी व्यक्ति का सामना न करना पड़े। अब सबसे पहले दानव शिकार आदेश मुख्य हथियार के रूप में है। दूसरा, मुरोंगछाया को नीलनगर में कार्तिक परिवार के पास जाने का कोई मौका नहीं है। कार्तिक परिवार सुरक्षित है। कल तलवार तोड़ धाम द्वारा शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ खोलने का दिन होगा, और कार्तिक को राहत पाने के लिए ये सब जरूर करना चाहिए। सोचने के बाद कार्तिक ने आज लूटे गए ब्रह्मांड बैग को बाहर निकाला। कुल 8। 2 मुरोंगवीर और मुरोंगजित के थे और अन्य 6 अन्य रक्षकों के थे। उन्हें एक एक करके खोलने के बाद कार्तिक की आंखें सीधी हो गईं। मुरोंगवीर का एक उच्च स्तरीय ब्रह्मांड बैग था, जिसमें एक विशाल जगह थी, जिनमें सभी प्राकृतिक खजाने और दवाइयां थीं, और वे सभी उच्च गुणवत्ता के थे। आकाश, सामग्री और पृथ्वी के खजाने सभी 3 ग्रेड के थे, जिनमें हजारों थे। कार्तिक ने पहचाना कि इनमें से अधिकांश सामग्रियों का उपयोग जन्मजात गोलियां और छिपी हुई प्राण शक्ति गोलियां को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। गोली भी एक 3 श्रेणी की गोली थी। वे सभी चिकित्सा गोलियां थीं जो बाहर लड़ते समय शुद्ध प्राण शक्ति को बहाल करने के लिए थीं। मुरोंगजित का भी एक उच्च स्तरीय ब्रह्मांड बैग था, सभी राक्षस आंतरिक गोलियां और राक्षस रक्त, और सभी 3 स्तरों के थे। 3 स्तरीय राक्षस आंतरिक गोली 500, 3 स्तरीय राक्षस रक्त 500 बोतलें। फिर 6 रक्षकों द्वारा रखे गए मध्यवर्ती ब्रह्मांड बैग थे। अंदर हथियार और जहर थे। 1000 चाकू, तलवार, भाला, चाबुक, छड़ी, हथौड़ा और कटार थे, और उनमें से कोई भी साधारण उत्पाद नहीं था। कोई भी एक नील शिखा ठीक लोहे की तलवार के 1000 ताम के लायक था। जहर भी अत्यधिक विषैले थे और जन्मजात क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं को आसानी से मारने के लिए थोड़ा सा भी काफी था। छी छी, कार्तिक मुस्कुराया, ये सच में उत्तरी पर्वत का मुरोंग परिवार है। इन व्यापारिक वस्तुओं की कुल कीमत बस आकाश उच्च है। छाया मीनार भी है। हथियारों की संख्या अत्यधिक बड़ी होनी चाहिए। हालांकि व्यापारिक वस्तुओं के इस बैच में केवल राक्षसों और जानवरों का खून ही उसके लिए वास्तव में उपयोगी था। 500 बोतलें हैं, और वे सभी ग्रेड 3 के हैं। मुझे लगता है कि मैंने पहाड़ी डाकुओं और राक्षसों को मारते समय 100 से अधिक तीसरे स्तर के राक्षसों को मारा है। मैं बस मुरोंग के प्रमुख को परेशान करना चाहता था, लेकिन मुझे इतनी उपलब्धि की उम्मीद नहीं थी। कार्तिक खुश था। बिना किसी संकोच के उसने एक एक करके 500 बोतल राक्षस रक्त ले लिया। फिर शूर युद्ध शरीर में अभ्यास का पालन किया।
कई घंटों बाद जब सभी राक्षसों का खून उपयोग किया गया तो शूर युद्ध शरीर का दूसरा स्तर टूट गया और छोटी उपलब्धि तक पहुंच गया। मोरोंगजित के मुके के कारण हुई चोट भी तुरंत ठीक हो गई। आज की शारीरिक शक्ति साधक स्तर की 4 गुना शक्ति वाले राक्षस जानवर के बराबर है। दूसरे शब्दों में, शारीरिक शक्ति पर भरोसा करके उसके पास पहले से ही साधक की 4 गुना युद्ध शक्ति है। हालांकि दूसरे स्तर की छोटी उपलब्धि ने अकेले ही इतने राक्षस रक्त का उपयोग कर लिया है। अगर यह महान परिणाम प्राप्त करना है और भविष्य में तीसरा और चौथा स्तर भी, तो राक्षसों और जानवरों के खून की मात्रा शायद खगोलीय होगी। बेशक शूर युद्ध शरीर ऐसी आकाश उल्लंघन तकनीक है, चाहे वह कितना भी भुगतान करे, यह इसके लायक है। मुझे तलवार तोड़ धाम के अंतिम दिन ऐसी कटाई की उम्मीद नहीं थी। मोरोंग के कामकाज के लिए धन्यवाद। कार्तिक मुस्कुराया। उसी समय मोरोंगछाया और मोरोंगवीर श्वेत नगरी और साक्ष्योफम में आग बबूला थे। लानत है कार्तिक, उसने इस प्रमुख की बड़ी घटना को तोड़ दिया और शक्ति साम्राज्य को चतुर्थ नगरी में प्रवेश करने में असमर्थ कर दिया। आज हमारी व्यापारिक संपत्ति को लूटने के लिए हमें धोखा देना वास्तव में है। मोरोंगवीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहा। मोरोंगछाया का भी एक बदसूरत चेहरा था और उसने कहा, प्रमुख मोरोंगवीर, अगर आपने कल उसे हर जगह निशाना नहीं बनाया होता तो आज ये घटना नहीं होती। यह मुझसे क्या है? मोरोंगवीर ने जवाब दिया। मोरोंगछाया ने मार डाला, प्रतिभाशाली सभी अभिमानी होते हैं। आपने कल उसे इस तरह निशाना बनाया। यह अजीब है कि उसने हमसे बदला नहीं लिया। अगर यह मामला फैल जाता है तो मुझे डर है कि परिवार पक्ष पहले हम पर दोष लगाएगा। मैंने 1000 मील की यात्रा की और इस व्यापार संपत्ति को परिवार से श्वेत नगरी तक पहुंचाया, लेकिन अब इसे लूट लिया गया। तुम मुझे परिवार को समझाने के लिए कैसे कहोगे? मोरोंगछाया का मानना है कि यह बस मोरोंगवीर के खिलाफ कार्तिक का बदला है और वह केवल दुर्भाग्य से पीड़ित हुआ है और फंस गया है। वह इसे सोच नहीं सका। सबसे मौलिक कारण यह था कि वह नीलनगर में कार्तिक परिवार से निपटना चाहता था। मोरोंगवीर ने ठंडी आवाज में कहा, मोरोंगछाया प्रमुख, क्या आपको लगता है कि अब एक दूसरे से शिकायत करना हमारे लिए उपयोगी है? ना कार्तिक को वापस पकड़ना, त्वचा ऐंठन और व्यवसाय को वापस लेना बेहतर है। हाँ, मोरोंगछाया ने सिर हिलाया और कहा, किसी भी मामले में कार्तिक का ये कदम हमारे उत्तरी पर्वत के मोरोंग परिवार को भड़काने के बराबर है। उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और व्यापारिक संपत्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए। मोरोंगवीर ने कहा, मैं अब श्वेत नगरी से सभी शक्ति को भेजूंगा और मैं कार्तिक को जरूर वापस पकड़ूंगा। मोरोंगछाया ने तुरंत कहा, ना कार्तिक मोरोंगवीर और मोरोंगजित को मार सकता है। उसकी नील शिखा बहुत भयानक है और साधारण योद्धा उसके विरोधी नहीं हैं। किसी को उसकी ठिकाने का पता लगाने के लिए भेजना बेहतर है और हम दोनों खुद करेंगे। क्या हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे? मोरोंगवीर चौंक गया और फिर उसने घृणा से कहा, क्या ये हमारे दोनों के लिए एक छोटे लड़के के लिए एक शॉट लेने के लायक है? मोरोंगछाया ने गंभीरता से मार डाला, तुम अभी भी उसे इतना कम आंकते हो, क्या नुकसान काफी नहीं है? उन व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य इतना अधिक है कि यह परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जीवन भर नहीं चलेगा। अगर तुम इसे वापस नहीं ले सकते तो न केवल परिवार समझा नहीं पाएगा, बल्कि छाया मीनार भी हमें नहीं छोड़ेगी। मोरोंगवीर का चेहरा शब्दों को सुनकर अत्यंत बदसूरत हो गया, लेकिन वह केवल गुस्से में सिर हिला सका। बस इसी क्षण 2 युवक आए। यह मोरोंग युवान और मोरोंग सेना थे। मोरोंगछाया प्रमुख, मुझे नहीं पता कि क्या मैं वह हूँ। नील नगर पक्ष, मोरोंग सेना ने सम्मान से पूछा। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, मोरोंगछाया ने उसे ठंडी आवाज में बाधा दी। प्रमुख के पास उस तरह की नाक की देखभाल करने का समय कहाँ है? मोरोंगछाया ने ठंडी आवाज में कहा। नीलनगर में एक छोटा घर, कार्तिक परिवार, जब मैं अपने मामलों को संभालता हूं तो मैंने इसे हिलाया और नष्ट कर दिया। अगर मैं व्यवसाय को वापस नहीं ले सकता तो मैं विपदा में पड़ जाऊंगा। अब मोरोंगछाया और मोरोंगवीर चिड़चिड़े और गुस्से में हैं। मोरोंग सेना और अन्य लोग अब आ रहे हैं और वे घूंसे मारने वाले बैग बन गए हैं। लेकिन मोरोंग सेना कुछ कहना चाहता था। नहीं, मोरोंगछाया ने डांटा, अब काउंटी राजधानी परिवार में वापस जाओ और शांति से अभ्यास करो। जब यहाँ चीजें खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हें फिर से सूचित करूंगा। मोरोंग सेना और मोरोंग युवान का चेहरा अचानक काला पड़ गया। वे बदला लेने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वे सिर्फ छोटे लोग थे और उनके पास उत्तरी पर्वत के मोरोंग घर में कोई शक्ति नहीं थी। उन प्रमुखों ने उनकी मदद की अगर वे चाहते थे, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया अगर वे मदद नहीं करना चाहते थे। हाँ, दोनों ने सम्मान से जवाब दिया। हालांकि वे अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने इस क्षण मोरोंग की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन चतुर्थ नगरी में चाय खाने, शराब खाने और दुकानों में सभी आज तलवार तोड़ धाम के शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ खोलने के बारे में बात कर रहे थे। तलवार तोड़ धाम ने आज पहाड़ खोला और उत्तरी पर्वत क्षेत्र के सभी दिशाओं से आने वाले युवा योद्धा चतुर्थ नगरी को भरने वाले थे। तलवार तोड़ धाम एक मार्शल आर्ट्स पवित्र भूमि है। स्वाभाविक रूप से हर कोई शामिल होना चाहता है।
बस इतना है कि मैंने सुना है कि मूल्यांकन भी बहुत मुश्किल है। अगर 100 लोग हिस्सा लेते हैं तो एक का पास होना संभव नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चाय खाने में हर कोई बात कर रहा था। चतुर्थ नगरी के निवासियों के रूप में वे तलवार तोड़ धाम के पड़ोस में होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अचानक कुछ लोग अन्य चीजों के बारे में बात करने लगे। अरे, क्या तुमने सुना है? कल साक्ष्यो फर्म और छाया मीनार के डीलरों को लूट लिया गया। क्या? असंभव। इन वर्षों में मैंने कभी किसी को इस सौदे को करने की हिम्मत करते हुए नहीं देखा है। लेकिन कोई भी इन दो शक्तियों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता है। क्या असंभव है? मैं तुम्हें बताता हूं। कार्तिक वह है जिसने व्यापारिक सामानों को छीन लिया। कार्तिक, वह नील शिखा कार्तिक नहीं, वह इतना साहसी है। लोगों का एक टेबल चाय पी रहा था और गपशप कर रहा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके बगल में चाय टेबल पर एक युवक बैठा था जो ध्यान से सुन रहा था। क्या तुम भूल गए हो? प्रमुख मुरुंगवीर ने बैजनाथ परिवार में स्वामी कार्तिक को हर जगह निशाना बनाया। स्वामी कार्तिक कौन है? एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली जो आसानी से राजकुमार लाख को हराता है। चतुर्थ श्रेणी रसायनज्ञ ने मुरुंगवीर, व्यास और यश को एक पंक्ति में हराया है। इस तरह की प्रतिभा इतनी अभिमानी है, मुरुंगवीर के खिलाफ बदला न लेना अजीब है। आदमी वाक्पटुता से बात कर रहा था और टेबल पर लोग पूरी तरह से आनंद ले रहे थे। आदमी ने जारी रखा, अब पूरा श्वेत नगरी साक्ष्यो फर्म कार्तिक को ढूंढ रहा है। छाया मीनार का राजकुमार लाख भी उसे हर जगह ढूंढ रहा है। दूसरे लोगों ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उन व्यापारियों का भी छाया मीनार में एक हिस्सा है और वे निश्चित रूप से कार्तिक को परेशान करेंगे। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यह कारण नहीं है। क्या तुम भूल गए हो? राजकुमार लाख एक लड़ाई संघी है। उसे पहले स्वामी कार्तिक ने हराया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जगह वापस ढूंढना चाहता है। एक टेबल पर लोग अभी भी गपशप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अगले टेबल पर युवक पहले ही उठ गया था और चला गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, तुम हमेशा बहुत सारी गपशप और खबरें सुन सकते हो उन स्थानों पर जहाँ चाय खाने और शराब खानों की तरह ड्रैगन और सांप मिले हुए हैं। वह युवक कार्तिक था। हे, क्या तुम सोचते हो कि मैं मुरुंगवीर पर बदला ले रहा हूँ? कोई बात नहीं, ये सब वैसे भी मुझसे परेशानी है। कार्तिक ने चुपके से सोचा। बस इतना है कि उस राजकुमार लाख के साथ क्या मामला है, वह एक लड़ाई संघी है। वह आदमी मुझे हर जगह ढूंढ रहा है। कार्तिक ने भरीकुटी से कुड़ी। काफी देर बाद उसने लाचारी से सिर हिलाया और चुपके से कहा, भूल जाओ, वे सब गुंडों का एक झुंड हैं, चलो पहले तलवार तोड़ धाम चलते हैं।